रेल भी आपका आ जाएगा एग्जाम में। ओके, तो देखो अगला आपका आ जाए रेल का कंपोजिशन, ठीक है। यूपीपीएससी के साथ जितना करा रहा हूँ दिस इज मोर देन इनफ। बता दूंगा लास्ट में कौन कौन सी चीजें आरआरबी में जाओगे तो एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। जो कल मैंने बताई थी ना, कल मैंने फ्लैट फुटेड के लिए वो हेड एंड वेब सारी डायमेंशन याद करनी पड़ती है, कितनों के लिए करोगे याद, है ना, तो डिफिकल्ट पड़ जाता है वो। तो जस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी यहाँ पे स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड रेल लेंथ कितनी होती है, ये क्या होती है, मैं सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड कराऊंगा भी यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये पूछा होगा, ठीक है। ओके सो अगला है आपका कंपोजिशन, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कंपोजिशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन कंपोजिशन से भी एग्जाम में ईएस में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेल आपकी होती है वो किस किस से बन के मिलके बनी होती है, ठीक है। तो देखिए जनरली रेल्स आर जनरली मेड ऑफ रेल्स आर जनरली मेड ऑफ, ठीक है। जो इसमें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं कार्बन एंड मैग्नीज, क्या होते हैं, कार्बन एंड मैग्नीज, ठीक है। कार्बन एंड मैग्नीज यहाँ पे हो गए, ठीक है। इसके बाद इसके माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे होते हैं सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, ये 5 याद करने हैं आपको। अगर एग्जाम में इनमें से कोई पूछेगा तो ध्यान रखना कार्बन एंड मैग्नीज आर द प्राइम, एंड आफ्टर दैट सिलिकॉन, सल्फर एंड देन फास्फोरस, ठीक है। इनसे मिलके कोई भी आपकी रेल बनती है, ठीक है। ये 5 एलिमेंट है जिनके हेल्प से किसी रेल का निर्माण होता है, ठीक है। जिसमें से जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपके कार्बन एंड मैग्नीज, जिनके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कार्बन एंड मैग्नीज के बेस पे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला देखिए, अगर मैं कंपोजिशन की बात करूंगा तो जो ऑर्डिनरी रेल होती है ना, ऑर्डिनरी रेल का मतलब है नॉर्मल रेल, ठीक है। नॉर्मल जो रेल है, नॉर्मल रेल है वो आपकी बनी रहती है हाई कार्बन स्टील की, ठीक है। हाई कार्बन स्टील की बनी रहती है ऑर्डिनरी रेल। अगर मैं बात करूं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की, ठीक है, जहां पे आपकी ट्रेन डाइवर्ट हो रही या जहां से ट्रेन मर्ज हो रही, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। यूनिटी अलग से आपकी पूरी यूनिट है, देखेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में आप लोग यूज करते हो मीडियम कार्बन स्टील का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में कौन सी स्टील को आप लोग यूज करते हो, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पे राइट डाउन करो कंपोजिशन में, ये 3 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको रेल के, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखेगा ऑर्डिनरी रेल आर मेड ऑफ, ऑर्डिनरी रेल आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ऑर्डिनरी रेल आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। अगला पॉइंट लिखेगा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर मेड ऑफ, points and crossing are made of medium carbon steel, points and crossing are made of medium carbon steel, ठीक है। ओके आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला आपका आता है लेंथ ऑफ रेल, जो कल आप लोग पूछ रहे थे कि एक रेल की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ रेल। और वो वीडियो भी अपलोड हो गई है, अगर कोई ऑनलाइन में उसको देखेगा तो जैसे उनका छूट रखा लोग का, तो वीडियो देखना लोग, आ गई वीडियो, ठीक है। वो भी उन्होंने डाल दी वीडियो आज। तो लेंथ ऑफ रेल आपका अगला है, ठीक है। देखिए एक रेल की जो लेंथ होती है, ठीक है, एक रेल की लेंथ, ठीक है। आपको कल मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट रेल को जब आप कनेक्ट करते हो तो एक ट्रैक बनता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों साइड से। तो इसमें हमें बतानी है कि एक रेल की कितनी लेंथ रहने वाली है, ठीक है। एक जो रेल है उसकी लेंथ कितनी रहेगी। तो वन रेल लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ब्रॉड गेज की हम बात करें और मीटर गेज, दोनों में आपको ध्यान रखना है ब्रॉड गेज के लिए, और दूसरा आपको ध्यान रखना है मीटर गेज के लिए, मीटर गेज के लिए। ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए ये दोनों डिस्टेंस जो रहती है आपकी, पहला ब्रॉड गेज के लिए 12.8 मीटर, हाँ कल ही बताया था ये चीज मैंने, 12.8 मीटर, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल 12.8 13 भी लेते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे, हाँ हाँ 11.89, यस 11.89, दैट इज फॉर द मीटर गेज, ठीक है। तो वन रेल लेंथ हमेशा ध्यान रखना ब्रॉड गेज के लिए 12.8 मीटर, और दूसरा हम लोग लेते हैं आपका किसके लिए, मीटर गेज के लिए, दैट इज, यस वेरी गुड, ठीक है 11.89। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला आपका आता है यहाँ पे टिल्टिंग ऑफ रेल्स, कल मैंने बताया था ना आपको कि रेल को हम टिल्ट करते हैं, इसका मैं रीजन कल बताऊंगा बोला था। तो हेडिंग डालना अगला आप टिल्टिंग ऑफ रेल, मीटर गेज हो गया, ब्रॉड गेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज
टिल्टिंग ऑफ रेल्स, टिल्टिंग ऑफ रेल्स, ठीक है। जो आप रेल को टिल्ट करते हो उसका रीजन क्या है अब डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, टिल्टिंग ऑफ रेल में देखिए सिर्फ रेल को ही टिल्ट नहीं करते हो, आप लोग स्लीपर्स को भी टिल्ट करते हो, ठीक है। क्यों करते हैं अभी समझाऊंगा, अभी आपको समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले मैं बना रहा हूँ जो ये आपका फिगर है, इसको हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, ये स्लीपर है, दिस इज द स्लीपर, ओके। इस स्लीपर को गड़बड़ बन गया, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका फिगर है जो ये प्रोवाइड कर रखा है, दिस इज द स्लीपर, ये हमने प्रोवाइड कर रखा है स्लीपर, ठीक है। स्लीपर को हम लोग हमेशा ध्यान रखना, स्लीपर्स के जो एंड पॉइंट है, ठीक है, जो एजेस हैं स्लीपर के, उनको हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। यहाँ पे ज्यादा ही टिल्ट हो गए, इतना टिल्ट नहीं करते हैं लेकिन टिल्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर। क्या बोलते हैं, एग्जाम में कभी पूछा भी हुआ है कि एजिंग ऑफ स्लीपर क्या होती है, ठीक है। एजिंग ऑफ स्लीपर, तो स्लीपर की एजिंग होती है स्लीपर को एक पर्टिकुलर स्लोप पे टिल्ट करना, और वो स्लोप आपका होता है 1/20। कितना होता है, 1/20, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लेस करेंगे इसके ऊपर रेल, स्लीपर के ऊपर प्लेस करोगे आप लोग रेल, और रेल को भी आप लोग यहाँ पे टिल करोगे। यस, वेरी गुड, 20 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, ये हम लोग टिल्ट करते हैं रेल को। कितना ज्यादा टिल्ट हो गया ये, थोड़ा सा कम बनाना, ठीक है, आप लोग टिल्ट यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं दिस, ठीक है। ये हमने दे दिया रेल्स, दीज आर रेल्स, ये आपकी रेल है, ठीक है। और इन रेल को भी हम लोग करते हैं टिल्ट थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इनको भी टिल्ट करते हैं, दिस इज ऑल्सो दी रेल। ये स्लीपर आपका है, देखो फ्रंट से दिख रहा है स्लीपर, यहाँ स्लीपर आपने प्लेस कर रखे हैं, ये स्लीपर प्लेस कर रखे हैं, ये स्लीपर प्लेस कर रखे हैं, ये स्लीपर प्लेस कर रखे हैं, और ये इसके ऊपर चल रही है रेल, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ इनको, यहाँ से देख रहा हूँ स्लीपर्स को, आप देखो ये स्लीपर्स को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से रेल इसके पीछे चल रही है। ये स्लीपर, एक स्लीपर है, इसके पीछे दूसरा स्लीपर, लाइन में यूं रेल है, आपकी समझ लो ये रेल लेंथ है, ठीक है। ये है, ये स्लीपर पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये स्लीपर लगे हुए हैं, और रेल आपकी बताइए जो दो मेरे हाथ है, ये रेल है, दो रेल है, ठीक है। इनको मैंने कर रखा है थोड़ा सा टिल्ट, और स्लीपर का जो एज है उसको भी मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, ठीक है। हाँ, वो सीधे दिखते हैं लेकिन मेरा ज्यादा बन गया, वही तो कह रहा हूँ, पहले से मैं ज्यादा बन गया, वो बहुत इतना टिल्ट। हाँ, जस्ट आप समझो, कॉन्सेप्ट समझो जस्ट, हाँ हाँ, बिल्कुल पता नहीं चलता, अगर आप ऐसे आंखों से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए एजिंग ऑफ स्लीपर का, टिल्टिंग ऑफ स्लीपर का मतलब होता है कि स्लीपर और रेल को, इवन ना आप समझोगे रेल के ऊपर जब व्हील आते हैं, अभी आप पढ़ोगे कोनिंग ऑफ व्हील, तो व्हील को भी हम लोग एक एंगल पे प्लेस करते हैं 1/20, ठीक है। तीन वही 1/20 है, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, एजिंग ऑफ स्लीपर, दिस इज 1/20, रेल 1/20, इसके ऊपर व्हील 1/20, तीनों को एक स्लोपिंग एंगल में प्लेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने प्लेस कर रखा है जो रेल है उसको प्लेस कर रखा है कुछ ऐसे, ये प्लेस कर रखा है रेल, ये इसके ऊपर दौड़ेगा व्हील आपका, इसके ऊपर क्या दौड़ेगा, व्हील। आपने इसको सीधा नहीं किया हुआ है, नहीं तो आपका व्हील इसके ऊपर ऐसे दौड़ता फिर ये, ठीक है। आपने कर रखा है टेढ़ा। अब रीजन क्या है आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी से होता क्या है, जब व्हील इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा, और अगर आपने इसको सीधा रखा हुआ है, किसको, रेल को सीधा रखा हुआ है अगर आपने, तो क्या होगा इससे, देखिए ये जो ये पोर्शन है ना, ये रगड़ा खाएगा जो नीचे वाला व्हील का, वियरिंग, यस वेरी गुड, वियरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बार बार ये हिट करेगा जो ये व्हील का बॉटम वाला बेस है, व्हील का बेस, ठीक है, इस रेल के इस वाले पोर्शन को, यहाँ पे से इसके ऊपर तो दौड़ेगा ना, इस टॉप वाले रेल को क्या करेगा, बार बार हिट करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। जिससे खतरा क्या बनेगा, इससे खतरा ये होगा कि जो रेल का हेड है, जो कल मैंने लिखा रखा है ना, हेड एंड फुट, वो हेड आपका टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, वॉर्न आउट हो सकता है, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमने क्या करा, इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है, रेल को कर दिया टिल्ट। अब व्हील भी थोड़ा सा टिल्ट है, हल्का सा व्हील भी टिल्ट है, तो अब जब मूव करेगा तो बहुत कम चांसेस है कि आपका ये वाला पोर्शन यहाँ टकराएगा, ठीक है। टिल्टिंग में कभी भी ये पोर्शन आपका टकराएगा नहीं, सीधे आपकी जो रेल है वो मूव करेगी आगे की तरफ, ठीक है। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड द एजिंग ऑफ स्लीपर एंड द
टिल्टिंग ऑफ रेल्स ऑल्सो, ठीक है। तो एजिंग ऑफ स्लीपर या टिल्टिंग ऑफ रेल्स का कभी एग्जाम में पूछेगा कि क्यों प्रोवाइड करे जाते हैं, तो दैट इज फॉर प्रिवेंटिंग द वियर, ठीक है। लिख कर करिए इसको, और इसके बाद इसके नीचे लिखिए थ्योरी। और ये टिल्टिंग कितने में स्लोप में होती है, 1/20। मैनी टाइम्स आस्क्ड एग्जामिनेशन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि कितने स्लोप में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, स्लीपर्स ये है ना, ये स्लीपर्स है, स्लीपर की जैसे ये आपके स्लीपर लगी हुई है यहाँ पे, तो स्लीपर के जो एंड है ये आपने टिल्ट करे, हाँ हल्के से उठे हुए हैं एंड, इतने उठे हैं कि पता नहीं है आपको, ठीक है। हाँ हल्के से एंड उठे हैं, और इसके ऊपर जो रेल प्लेस होगी वो रेल भी थोड़ी सी टिल्टेड होगी, दोनों साइड से, दोनों साइड से टिल्टेड होगी, ठीक है। ओके, लिखिए इसमें, ये बना के लिखिए इसमें, इसको बनाइए पहले फिर लिखिएगा। तो कल ऑफ है आपका, नहीं हुई क्लास अब कल आपकी, ठीक है। परसों ऑफ है, मंडे को ऑफ है आपकी क्लास, अब ट्यूसडे से होगी। ट्यूसडे की टाइमिंग मैं बता दूंगा जो भी बैठेगी, ट्यूसडे से शायद मेरी एक ही क्लास होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर होती नहीं पता, ठीक है, क्योंकि खत्म भी नहीं हुई हो, शायद अगले वीक ही जाएगी लग रहा है। तो मंडे से टाइमिंग थोड़ी सी क्या पता देखेंगे, 3 घंटे की क्लास करूँगा, सर की क्लास थोड़ी सी पीछे करके 3 घंटे, ठीक है। छोटे सा पौने 12 ना, पौने 1 यानी इसको मैं 1:15 से भी करेंगे तो चल जाएगा, आधे घंटे में कर ले तो लंच, नहीं कर पाते तो 1:30 से कर लेंगे, 1:30 से कर लेंगे, है ना, ठीक है। ओके, लिखिए इसमें, राइट डाउन करिए। प्लेसिंग ऑफ रेल्स, प्लेसिंग ऑफ रेल, प्लेसिंग ऑफ रेल लिखना, ऑफ द ट्रैक, प्लेसिंग ऑफ रेल ऑफ द ट्रैक at an inward, INWARD, inward slope of 1/20, slope of 1/20 is known as tilting of rails, is known as tilting of rails। दूसरा पॉइंट लिखिए, मेन पर्पस ऑफ इट इज, मेन पर्पस ऑफ इट इज, मेन पर्पस ऑफ इट इज टू रिड्यूस, inside edge of the rail, to reduce wear on, to reduce wear on, ये नहीं लिखा गया मैंने, to reduce wear on, to reduce wear on inside edge of the rail, of the rail in the track, in the track, ठीक है। तो प्लेसिंग ऑफ क्या लिखा, क्या बोला मैंने आपसे, मेन पर्पस ऑफ इट इज टू रिड्यूस वियर ऑन इनसाइड एज ऑफ द रेल इन द ट्रैक, ठीक है, इन ट्रैक, रेल इन ट्रैक, इन दी ट्रैक कर लो, ठीक है। तो इनसाइड एज में जो आपके वियर को रोकने का काम करती है वो करती है टिल्टिंग, ठीक है। इसके नीचे हेडिंग डालना नोट करके, वियर ऑन रेल, वियर ऑन रेल, वियर ऑन रेल, ठीक है। तो देखिए वियर ऑन रेल एक प्रोमिनेंट डिफेक्ट है किसी भी रेलवे ट्रैक के लिए, ठीक है। अगर रेलवे ट्रैक में कोई आपसे पूछेगा प्रोमिनेंट डिफेक्ट्स की बात करेगा, तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिफेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, वियर ऑन रेल। एक रीजन तो आपने पढ़ लिया कि वियर ऑन रेल आपका हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, जब आपका व्हील बार बार टकराएगा इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे जब आपका व्हील बार बार टकराएगा तो दैट इज कॉल्ड दी वियर। इस वियर से हो क्या सकता है, इस वियर से सिंपल सा है, देखिए या तो जो आपकी रेल है इसका साइड रिमूव हो सकता है, ठीक है, या इसका टॉप रिमूव हो सकता है, ठीक है, या इसका साइड रिमूव हो सकता है, इसका टॉप या इसका एंड, इसको भी एंड ही बोलते हो, ठीक है। टॉप हो गया या एंड हो गया या साइड हो गया रेल का, ये रिमूव आउट हो सकता है ड्यू टू दी सर्टेन रीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं वियर ऑफ दी रेल, ठीक है। अब कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से ये आपका साइड, रेल का साइड, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो रेल हमने ऐसे प्लेस कर रखी है, अदरवाइज रेल तो आपकी ये है ना एक्चुअल में, तो ठीक है, ये आई सेक्शन जैसी जो हमने प्रोवाइड कर रखी है, दिस इज द रेल, कल हमने बनाई थी इसको, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो साइड बॉटम वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो साइड वाला पोर्शन है, जो टॉप वाला पोर्शन है, ये किसी वजह से, यानी जो टोटल हेड है आपका, ये किसी वजह से टूट सकता है, वॉर्न आउट हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वियर ऑफ द रेल, ठीक है। एक एग्जांपल आपने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले, अदरवाइज अदर एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं,
एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर लार्ज लोड इस हेड के ऊपर आ रहा, ठीक है, लार्ज लोड अगर इस हेड के ऊपर आ रहा, तब भी ये हेड आपका निकल के बाहर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, अगर स्पीड ट्रेन की बहुत हाई है, ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, वी बहुत हाई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो ये हेड वाला पोर्शन है, क्या पता उन्हें स्पीड को रेजिस्ट कर ना पाए और हेड बाहर निकल के आ जाए, इसको भी बोलते हैं वियर ऑफ द रेल। एक रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है। अगला रीजन क्या हो सकता है, अगला रीजन इसका हो सकता है स्किडिंग, ठीक है, स्किडिंग, या इसका रीजन हो सकता है स्लीपिंग, स्लीपिंग या स्किडिंग, ये भी दोनों रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर व्हील में स्किडिंग या स्लीपिंग प्लेस कर गई तो वो भी एक प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है जिससे कि आपका वियरिंग अगर कर सकता है। डिफरेंस समझते हो स्लीप और स्किड में, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या होता है? स्किडिंग में ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा होता है, अगर नॉर्मल स्लीपिंग में रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। देखो ट्रांसलेशन और रोटेशनल तो ठीक है, अगर हाँ मतलब नॉर्मल, किसमें बोला आपने, किसमें किसमें, स्लीपिंग, स्लीपिंग में देखो अगर नॉर्मल वे में समझोगे ना, ठीक है, वो चीज आप बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो आप, देखो एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई व्हील है, ठीक है, इसमें मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है। स्लीपिंग, स्लीपिंग में होता क्या है, इस वाले स्लीपिंग में कि व्हील रिवॉल्व करके यहाँ पहुंच जाएगा, व्हील रिवॉल्व करके यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर, वो पेरीमीटर पूरा का पूरा पेरीमीटर क्या नहीं होगा वहां पे, सर्कमफेरेंस पूरा का पूरा वहां पे कवर नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में ये पॉइंट आपका मैक्सिमम पहुंच के यही पहुंच रखा होगा, ठीक है। लेकिन टायर पूरा घूम गया है, लेकिन पॉइंट आपका यहाँ पे है, मतलब टायर पूरा मतलब थोड़ा सा स्किडिंग भी हुई, थोड़ा सा व्हील में रोटेशन भी आया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग, ठीक है। और स्किडिंग में कभी भी रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको, स्किड करके आगे की ओर, स्किड, हाँ सिंपल सी बात है, ठीक है। स्किडिंग आपका ब्रेक अप्लाई किया तो टायर आपका मूव करना, रिवॉल्व करना बंद कर देगा और उसी में थोड़ा सा आपको आगे मूवमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड दी स्किडिंग। बट स्लीपिंग में मूवमेंट तो देखने को मिलेगा, लेकिन व्हील अपना पूरा सर्कमफेरेंस क्या नहीं कर पाएगा, कवर नहीं कर पाएगा एक रोटेशन पे, सिंपल, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी और भी डिफरेंस आपको आते होंगे, जैसे आप बता रहे हो, तो ठीक है, हाईवे में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टिल्टिंग ऑफ रेल, और वियर के बारे में मैंने बता दिया, मैंने बताया आपको कि किसी सर्टेन रीजन की वजह से जो आपकी रेल है उसके हेड का निकल के बाहर निकल जाना, टूट जाना, ठीक है, या तो उसके साइड टूट जाना, या उसका टॉप टूट जाना, या उसका बॉटम टूट जाना। रीजन हो सकते हैं जैसे कि आपका हाई स्पीड, ठीक है, हाई लोड, वेरी लार्ज लोड ऑन द रेल, ठीक है। इसके अलावा ये बैटरिंग इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, बार बार आपका टकराना व्हील को, ठीक है, व्हील का बार बार आपके रेल के टॉप में टकराना, ठीक है। ये कुछ रीजन हो सकते हैं, स्कीडिंग हो गया या स्लीपिंग हो गया, ठीक है। इनकी वजह से कभी भी आपकी वियर ऑन रेल्स, जो कि प्रोमिनेंट डिफेक्ट है रेल का, ये अगर कर सकते हैं। क्लियर, लिखिए इसके बारे में, लिखिए इसमें, वियर इज दी, वियर इज दी, वियर इज दी वन ऑफ दी, वियर इज दी वन ऑफ दी prominent defects of the rail, wear is the one of the prominent defect of the rail, one of the prominent defect of the rail। अगला पॉइंट लिखिए, wear of the rail means, wear of the rail means either the, either the top of rail head, either the top of rail head, either the top of rail head or side of the rail head, or side of the rail head, साइड ऑफ द रेल हेड, और इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं, और एंड ऑफ द रेल हेड, और एंड ऑफ द रेल हेड गेट्स रिमूव्ड, एंड ऑफ द रेल हेड गेट्स रिमूव्ड, ठीक है। बाकी रीजंस मैंने आपको बता दिए इसके, तो फर्दर इसके डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इससे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल, एक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कि वेट ऑफ द जो आपका रेल होती है वो कितना कंसीडर करोगे, ठीक है। तो इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जिसके बेस पे आप ये डिराइव करोगे, ठीक है। एक नोट लिखिए इसके नीचे, एक नोट लिखिए, ठीक है, इसमें लिखिएगा, अ जनरल रूल, अ जनरल रूल is adopted,
is adopted for a general rule is adopted for selection of rails ठीक है, इसे नीचे लिखिएगा। उसके बाद the relationship between weight of rail and heaviest axle load the relationship between weight of rail and heaviest axle load which rails have to carry डैश करना आगे, ठीक है, इसके which rails have to carry, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका मैक्सिमम एक्सेल लोड, ठीक है, एक्सेल लोड ऑब्लिक लोकोमोटिव एक्सेल लोड that is equal to 510 into weight of the rail, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेल लोड ऑब्लिक लोकोमोटिव एक्सेल लोड एक ही बात है, ठीक है। मैक्सिमम लोड एक्सेल लोड और लोकोमोटिव एक्सेल लोड आपका एक ही बात है, इक्वल टू 510 इंटू वेट ऑफ रेल इन टन्स, टन में ये आपका वेट रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये चीज, ठीक है, कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्रैक्टिकल बेसिस पे, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम एक्सेल में जितना लोड आएगा, रेलवे के जो एक्सेल होंगे उसमें जितना लोड आएगा, या लोकोमोटिव एक्सेल में जितना लोड आएगा उसके, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 510 इंटू वेट ऑफ द रेल इन टन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम एक्सेल लोड या लोकोमोटिव एक्सेल लोड आपके पता होगा, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है रेल को, ठीक है। वेट ऑफ द रेल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि वेट ऑफ द रेल, हाँ, या पूछेगा आपसे वेट ऑफ द रेल अपॉन लोकोमोटिव एक्सेल लोड बोलेगा, या बोलेगा लोकोमोटिव एक्सेल लोड अपॉन वेट ऑफ द रेल। फॉर एग्जांपल ये बोलेगा लोकोमोटिव एक्सेल, हाँ वैसे पूछा गया वेट के फॉर्म में, इसका ही रेशियो पूछा गया है कि वेट ऑफ द रेल अपॉन लोकोमोटिव एक्सेल लोड इक्वल टू 1 अपॉन 510, यही एग्जाम में पूछा गया मैक्सिमम। लेकिन आप जो भी है जिस भी हिसाब से लिखना आप लिख लो, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे वेट ऑफ द रेल इन टन्स अपॉन लोकोमोटिव एक्सेल लोड इज इक्वल टू 1 अपॉन 510, ठीक है। ये एक्सेल लोड जो आपका रेलवे का एक्सेल है ना, यहाँ पे देखो ये रेलवे के व्हील्स है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेल। तो इस एक्सेल में कितना लोड आ रहा ऊपर से, ट्रेन के ऊपर से, जैसे आप लोग बैठे हुए ट्रेन में या ट्रेन का सेल्फ वेट है, ठीक है, हाँ उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेल लोड, ठीक है। एक्सेल नहीं था वो एक्सेल लोड, ठीक है। अब देखिए इस केस में होता क्या है, इस केस में हमारा क्या होता है, ये आपको दिया होगा लोकोमोटिव एक्सेल लोड, ये आपको दिया होगा, क्योंकि ये आपको पता होगा कि कितना आने वाला है आपके ट्रेन में, आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ठीक है, कितने लोग आपने सीट बना रखी है उसके ट्रेन में, ठीक है। आपको प्रॉपर पता है कि एक इंसान का प्रॉपर वेट कितना होता है, ठीक है, एवरेज वेट लेके चलेंगे, तो लोकोमोटिव में कितना वेट आ रहा है वो आपको पता है, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या आप वेट ऑफ द रेल नहीं निकाल सकते हो आराम से, वेट ऑफ द रेल इन टर्म्स आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वेट ऑफ द रेल इन टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको सामने दिया हुआ है। एक चीज देखो एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में क्या कर रखा है इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और ये वैल्यू पूछी हुई है, लेकिन ये वैल्यू आपको कहीं कहीं पे डिफरेंट मिल सकती है डिफरेंट बुक्स में। कई जगह देखोगे तो 560 भी लिखा हुआ है, इसको 1/560 भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने 3-4 जगह से देखा तो स्टैंडर्ड जो मुझे मिला दैट इज 1/510, ठीक है, जो मैक्सिमम जगह क्वेश्चन भी पूछे गए इसी के बेस पे, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह ये 1/560 भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना 500 से 600 के बीच में एक ही वैल्यू आपको देगा, दूसरी वैल्यू नहीं देगा। और खुद को जो याद रखना आपको, दैट इज 1/510, दैट इज द रेशियो ऑफ weight of the rail in tons divided by the locomotive axle load, that is equal to 1/510, क्लियर है। और इसके बेस में न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं, कर लो इसको, और एक न्यूमेरिकल लिखिए उसके बाद।
ठीक है। तो कल एक चीज तो आपने पढ़ी थी कि जो भी हमारा रेल है, रेल की लेंथ हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मास पर मीटर लेंथ। ठीक है, ये चीज मास, लेकिन मास नहीं होगा उसमें ऑप्शन में। हाँ, तो जहाँ पे वेट होगा वहाँ मास नहीं दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, वो दोनों को एक ही लेके चल रहा होगा। वैसे मास पर यूनिट लेंथ में लेते हैं हम लोग, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ देते हैं। ठीक है, पर मीटर लेंथ, यूनिट नहीं, यूनिट नहीं, ठीक है, पर मीटर लेंथ। हाँ वेट में, वेट ही। हाँ मास होगा ही नहीं ऑप्शन में, अगर मास और वेट दोनों डाल दिया तो फिर तो फंस जाएगा ऑलरेडी। पर मीटर है वैसे, यूनिट मत करना, पर मीटर है। ठीक है, टेंशन ना लो उसकी, ये स्टैंडर्ड है। तो पर यूनिट ही होगा ना इसमें, इसके अलावा पर मीटर भी ऑप्शन में है। नहीं, पर मीटर ऑप्शन में नहीं होगा ना, पर मीटर ऑप्शन में नहीं होगा उसके बाद, पर यूनिट लेंथ दिया होगा ना। ठीक है, पर मीटर लेंथ नहीं होगा उसके बाद इसमें, है ना। हाँ तो ठीक है, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा कि पर यूनिट भी दे दिया और पर मीटर भी दे दिया। ठीक है, पर मीटर करके आना। ठीक है, बुक्स में पर मीटर ही लिखा हुआ है, मानता पता नहीं जो आंसर मानता है, बुक्स में पर मीटर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मे भी हो सकता है। ठीक है, चलो लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर अ लोकोमोटिव एक्सेल लोड, फॉर अ लोकोमोटिव एक्सेल लोड, for a locomotive axle load of 22.86 tons, for a locomotive axle load of 22.86 tons, the weight of rail in kg, the weight of rail in kg। सर इसको फटाफट कैलकुलेट करो, जल्दी निकाल दो, आंसर सिंपल सा ही है, कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ सही है, 1000। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना, करने कराने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। 1 टन इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, ध्यान रखना। आ गया भाई नीरज जी का आंसर 44.82। ओके नीरज, सही आंसर, बिल्कुल सही आपका नीरज। नीरज कौन, गुप्ता ना। गुप्ता का नाम विपुल है क्या? मैं पहले से सोचता है कि नीतू, अच्छा हाँ विपुल है ना, वो भूल गया मैं। हाँ कहाँ शादी में, पढ़ दिया होगा भाई, पढ़ दिया होगा उसने। ठीक है, हेडिंग डालना, बकलिंग ऑफ रेल्स, ये नहीं है सैगिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉगिंग एंड बकलिंग ऑफ रेल्स। ठीक है, हॉगिंग एंड बकलिंग ऑफ रेल्स। ठीक है, हॉगिंग एंड बकलिंग ऑफ रेल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैं दोनों को एक ही फिगर में समझा रहा हूँ, फिर लिखवा भी दूंगा दोनों को मैं। ठीक है, यहाँ में देखिए, अगर मैं बात करूँ हॉगिंग ऑफ रेल्स की, तो फॉर एग्जांपल होता क्या, जैसे आपने ये रेल लेट डाउन करी, रीजन बहुत होते हैं लेकिन एक रीजन में अभी आपको दे रहा हूँ इसका। ठीक है, जैसे आपने ये रेल डाली, यहाँ पे रेल आपने प्लेस करी, अब आपने क्या करा, स्लीपर्स को थोड़ा आपने प्लेस कर दिया डिस्टेंस में। ठीक है, स्लीपर्स को आपने
थोड़ा सा डिस्टेंस है, जितनी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। स्लीपर डेंसिटी की अभी बात करोगे आप, उस टाइम पर स्लीपर पढ़ोगे तो स्लीपर डेंसिटी आपकी कुछ ज्यादा रहेगी, ठीक है, मतलब ज्यादा मतलब स्लीपर्स आपने दूर दूर प्लेस कर दिए थोड़े बहुत, ठीक है, तो स्लीपर डेंसिटी कम रहेगी, मतलब ज्यादा नहीं, कम रहेगी इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्लीपर ये प्लेस किया आपने और दूसरा स्लीपर आपने प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको नजदीक प्लेस करना चाहिए था, आपने कर दिया दूर, ठीक है। इनिशियल में क्या है, इनिशियल में जो आपका ट्रेन है, जो ट्रेन है, ट्रेन अभी आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है इसमें और ट्रेन आपका यहाँ पे, इसका मतलब लोड अभी के टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है, लोड इनिशियल पोजीशन में है फिलहाल, ठीक है। आगे मूव करना स्टार्ट किया और स्लीपर के बीच में गैप आपने ज्यादा रखा हुआ है, तो होगा क्या, जैसे ही आपका ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ट्रेन जब भी आपकी यहाँ पहुंच जाएगी तो उस केस में अब इसका मतलब लोड आपका यहाँ पे पहुंच गया, तो जैसे ही लोड यहाँ पहुंचा तो ये जो एंड वाला पोर्शन है, स्लीपर दो स्लीपर प्रोवाइड करे, इसके बाद जो ये गैप है ये एंड पे यहाँ पे बैंड कर जाएगा कुछ नीचे की तरफ ऐसे, इस लोड की वजह से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द हॉगिंग ऑफ रेल, हॉगिंग ऑफ रेल, ठीक है, हॉगिंग ऑफ रेल्स। इसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि स्लीपर जो आपने प्लेस कर रखे हैं, स्लीपर के बीच की डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन स्लीपर इज हाई, डिस्टेंस बिटवीन यस स्लीपर एंड्स में, ये एंड की बात चल रही थी, तो एंड पे बोलो ना, मैंने बार बार बोल रहा हूँ एंड पे, ठीक है। एंड पे जनरली होता क्या है ना, जब भी आप काम करते हो, हाँ नहीं होते हैं स्लीपर गिवन, लेकिन जनरली जब आप काम करते हो तो कई कई कभी क्या हो जाता है कि स्लीपर आपके कम पड़ गए, है ना, कई चीजें रहती है, कंडीशन रहती है कि एंड पे हम लोग क्या करते हैं, स्लीपर जो हमारी रिक्वायर्ड डेंसिटी है बहुत बार हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। आपको 1 मीटर में स्लीपर प्रोवाइड करने थे, लेकिन आपने प्रोवाइड कर दिया 1.2 मीटर स्लीपर, ठीक है, आपने 1.5 मीटर में प्रोवाइड कर दिया स्लीपर, ठीक है, ये कंडीशन बन जाती है एंड पे। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही जो आपका ये स्लीपर होगा उस स्लीपर के बाद ये एंड की तरफ आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो रेल्स हैं वो रेल उसके बाद क्या कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी कुछ नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज दी हॉगिंग ऑफ रेल, ठीक है। ये तो आपका एक रीजन हो गया हॉगिंग का। दूसरा रीजन यहाँ पे एक और रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रीजन क्या रह सकता है इसका, कि पैकिंग की अगर मैं बात करूं, यानी जो रेल प्रोवाइड करिए, रेल के नीचे आपने क्या कर रखे हैं, बैलास्ट दे रखे है ना, बैलास्ट दे रखे, या स्लीपर के ऊपर आपने प्लेस कर रखी है रेल, ठीक है, और स्लीपर और रेल के बीच में पैकिंग प्रॉपर रखी नहीं आपने, ठीक है, जो पैकिंग करनी चाहिए थी आपको प्रॉपर आपने रखी नहीं, या बैलास्ट से जो पैकिंग करनी चाहिए आपको रेल की, वो चारों तरफ से अच्छे से नहीं करी, तो उस केस में भी क्या होता है, ये हॉगिंग वाला फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, उस पॉइंट पे आपकी रेल नीचे की तरफ क्या कर जाएगी, वहां पे भी बेंड कर जाएगी, ठीक है। या इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है, जैसे फिश प्लेट है, फिश प्लेट अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी भेजाऊंगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, फिश प्लेट का काम होता है दो रेल्स को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में, पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट में, ठीक है। फिश प्लेट का काम होता है दो रेल्स को आपस में कनेक्ट करना, तो आपने क्या करा कि जो फिश प्लेट प्रोवाइड करी वो आपकी लास्ट में लूज रह गई, तो जितनी स्ट्रेंथ आपकी रिक्वायर्ड थी उतनी स्ट्रेंथ आप नहीं करा पाए, बोल्टिंग वोल्टिंग लूज रह गई, तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से रेल गुजरेगी तो जहाँ पे फिश प्लेट आपने प्रोवाइड कर रखी है वहीं पे बेंड कर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज दी हॉगिंग ऑफ द रेल, और डिफरेंट रीजन की वजह से ये हॉगिंग आपकी अकर कर सकती है। पहला तो हो गया अगर स्लीपर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, दूसरा हो गया अगर पैकिंग आपने रेल के नीचे की पैकिंग अगर आपने प्रॉपर नहीं कर रखी है, और तीसरा आपका हो गया कि फिश प्लेट जो आपने प्रोवाइड कर रखी है वो आपकी लूज रह गई, वो आपने टाइट नहीं प्रोवाइड करा पाई, तो आपकी हॉगिंग ऑफ द रेल देखने को मिल जाती है। क्लियर, करिए इसको, दूसरा फिगर अभी थोड़ी देर में बनाते हैं, फिर इसका पहले लिख लेते हैं हॉगिंग ऑफ रेल के बारे में, फिगर को बनाइए और लिखिए इसमें हॉगिंग ऑफ रेल, ठीक है। इन डिफेक्ट से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ये बिल्कुल डिफेक्ट एकदम आपको प्रॉपर होनी चाहिए एग्जाम वाइज। तो 3 दिन टाइम है, अच्छे से पढ़ लेना, पुराने सब्जेक्ट रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो छूटी हुई है या करनी है आगे वो अच्छे से कर सकते हो 3 दिनों में। अच्छा शेड्यूल, मसूरी मत पहुंच जाना, ठीक है, तुम्हारा मन करेगा तुम पहुंच जाओगे फिर मसूरी होके।
अब एग्जाम के बाद एग्जाम अच्छा लिख के आओ तो मसूरी, नहीं तो फिर क्या मसूरी जाते हो, एक ही बात है फिर तो। मसूरी में भी गरीब मसूरी लेगा उसकी बात है। हाँ, देखो मेहनत भी कर रखी है भाई, तुम लोगों ने कब से आ रहे हो पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमने काफी मेहनत कर रखी है सभी लोगों ने, तो इसका फल मिलना चाहिए। और फल खराब होगा लास्ट के टाइम पे अगर आपने अपने लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट किया ना कि प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हो, लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किया अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो फल नहीं मिलेगा लास्ट में। अगर एक बार जो आपने अभी तक करते हुए आ रहे हो, अगर अच्छे से आगे भी कर रहा है, 2 महीने 3 महीने तो करना है, 2.5 महीने बचा हुआ है। हाँ, 1.5 महीना मत बोलो यार, 1.5 महीना बोल के किसी को सदमे में मत डालो, अभी है 1.5 महीने से ज्यादा ही है, 2 महीने से ऊपर है, ठीक है। हाँ, हाँ वही तो, फल ही सड़ जाएगा, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा, ठीक है लास्ट टाइम पे, लेकिन बस थोड़ा सा अच्छे से, ज्यादा थोड़ा अब जोर ज्यादा, अब आदत हो गई ना पढ़ने की, इनिशियल में आदत नहीं थी पढ़ने की, तो थोड़ा कम मेहनत करी आपने, कोई बात नहीं, थोड़ा 2 घंटे दिया 3 घंटे दिया, लेकिन अब तो आदत बन गई है, अब उसी 3 घंटे का आपका 6 घंटे करो, 7 घंटे करो, ठीक है ना मेहनत, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे देखो पढ़ाई हर कोई कर रहा है, हर दूसरा बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, उनसे आगे जाना है तो ऑब्वियसली बात है खुद। हम्म, हम्म, अपवर्ड था, मैंने पहले ही बता दिया था वो पहले ही तो बता दिया था मैंने कि वो वीडियो में नहीं दिख रहा है, इसको अपवर्ड लेके चलना, बोल के नहीं बताया मैंने लास्ट, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा, बताया था ना मैंने बोलता है दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको ना अपवर्ड लेके चलना। अच्छा कोई नहीं, सिंपल थे क्वेश्चन, हो वैसे भी वो क्वेश्चन इजी नहीं, टफ नहीं थे, बिल्कुल एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, चलो लिखो, एग्जाम में तो एक गलती भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लिखिए इसके बारे में, बिल्कुल एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है, ठीक है, लिखो इसमें, द लूज पैकिंग under the rails, the loose packing under the rails, comma loose fish plate, loose fish plate, and high distance between high distance between sleepers, high distance between sleepers, cause rail ends, cause rail ends, cause rail ends to bend down, bend down to deflect, bent down to deflect. This is known as this is known as this is known as hogging of rails. This is known as hogging of rails. Okay, this is known as hogging of rails. अगला आपका आता है हॉगिंग, आपने पढ़ लिया यहाँ पे, अगला नेक्स्ट है आपका बगलिंग ऑफ रेल्स। ओह सॉरी, हाँ हाँ, बीच में कोई मुसीबत नहीं, ये एंड पे ओनली, ठीक है, बीच में तब हो सकता है जिस केस में आपका मे बी पैकिंग अगर आपने बहुत लूज प्रोवाइड कर रखी बीच में भी, तो उस केस में बीच वाला पोर्शन भी बैंड हो सकता है उन पैकिंग की वजह से, दैट इज कॉल्ड दी हॉगिंग, ठीक है। अदरवाइज ये आपका जो फिनोमिना है मैक्सिमम आपको एंड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, हाँ रेल के एंड्स में, हाँ ठीक है। अगला देखिए, अब बीच में आपका कुछ और किसी और रीजन से भी बैंड होती है, तो हम लोग प्रॉपरली ये नहीं बोल सकते कि हॉगी हुआ है वो, ठीक है, कैसे हो सकती है बीच में बैंड, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो बहुत सी जगह देखना आप लोग डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, आप जैसे ही डालोगे ना कि बकलिंग ऑफ रेल, तो आपको फोटो आ जाएगी इमेज में, देखना कि कितनी बुरी स्थिति हो रहती है रेल्स की, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे ये आपकी रेल है, आप सर्च कर सकते हो इमेज में, देखो ये आपकी रेल है, यहाँ पे मूव कर रही है आपकी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है इसमें, ठीक है, तो मार लो, सर्च करो एक बार, बकलिंग ऑफ रेल सर्च मारो, हॉगिंग तो आपको दिखी जाएगी, बकलिंग ऑफ रेल्स मारो, बकलिंग ऑफ रेल्स में देखो कितनी बुरी स्थिति में रेल आपकी रहती है, इमेज देखो, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द बकलिंग ऑफ रेल, देखो ट्रेन यहाँ से उड़ के जाएगी सीधे, उसके बाद आगे, हाँ दिस इज कॉल्ड द बकलिंग, देखो बकलिंग, और इससे भी खतरनाक, आपने तो अभी ये हो गई है बकलिंग, बकलिंग कैसे होती है देखते हैं अभी, ये इससे खतरनाक होता है, आपने फिनोमेना में, हाँ ये देखो, ये वाला देखो, इस साइड देखो, दिस इज कॉल्ड द बकलिंग, ये सामने देखो, ये होती है बकलिंग, ठीक है ना, हम्म, हाँ ये सांप वाला दिखा ना, एक और सांप वाला खतरनाक है, हाँ जैसे ये बन रखी है, ठीक है, तो ये होती है
ठीक है, तो यस बिल्कुल पटरी से उतर जाएगी, दिस इज कॉल्ड दी बकलिंग। अब देखिए ये बकलिंग आपकी अगर कैसे करती है, देखो होता क्या है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करा, ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद देखिए होगा क्या, ये जो रेल्स है, ये रेल्स क्या करने की कोशिश करेंगी, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी, रेल्स एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी। टेम्परेचर इंक्रीज करा, फॉर एग्जाम्पल स्लीपर में, स्लीपर जैसे आपने स्लीपर तो वैसे नहीं बोल सकता कि हमने उसका, वो तो आप टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी केस में टेम्परेचर इंक्रीज करा आपका और ये रेल्स करने की कोशिश करेंगी एक्सपेंड। अब आपने प्रोवाइड नहीं कर रखा है यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं कर रखा है किसी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही ट्रेन मूव करना स्टार्ट करी, ट्रेन मूव करना स्टार्ट करी और जिस रेल में टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस हाई जनरेट हो रखे हैं उसके ऊपर से गुजरेगी, तो स्ट्रेसेस और बढ़ जाएंगे ट्रेन की वजह से, तो रेल्स आपके स्ट्रेसेस को क्या नहीं कर पाता है, रजिस्ट नहीं कर पाता है, जिससे कि ये यहाँ पे कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाता है, बल्ज कर जाता है, ठीक है, हाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्ज कर जाता है, दैट इज कॉल्ड द बकलिंग ऑफ द रेल, ठीक है। होता क्या है, टेम्परेचर जैसे ही आपका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेल्स आपकी एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी, या टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंड कर रही है अभी, ठीक है, और आपने प्रोवाइड नहीं कर रखा है एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड नहीं कर रखा है, इसका मतलब टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। अगर एक्सपेंशन ज्वाइंट आपने प्रोवाइड करा होता तो उस केस में स्ट्रेसेस जनरेट हो ही नहीं पाते, वो एकोमोडेट कर देता एक्सपेंशन को, है ना, तो टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो स्ट्रेसेस आपके आगे, ठीक है, इसमें किसमें, रेल्स में। अब पहले से ही रेल में स्ट्रेसेस इंड्यूस है, अभी ट्रेन आई भी नहीं है, अब आपकी आई ट्रेन इसके ऊपर, ट्रेन जैसे इसके ऊपर आई तो स्ट्रेसेस आपके और बढ़ गए, और बढ़ गए तो रेल्स आपका रजिस्ट नहीं कर पाएगी स्ट्रेसेस को, तो ये कर जाएगी बल्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द बकलिंग ऑफ रेल्स। बिल्कुल इनवर्ड भी हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, आउटवर्ड या इनवर्ड, दैट इज कॉल्ड द बकलिंग ऑफ रेल्स, ठीक है, सिंपल है, लिखिए इसको भी, चलो, यस बिल्कुल, ठीक है ना, लिखो इसमें, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, if there is not sufficient, if there is not sufficient amount of expansion, if there is not sufficient amount of expansion due to increase in temperature, if there is not sufficient, if there is not sufficient amount of expansion, amount of expansion space available, sufficient amount of, क्या लिखा है मैंने, बुला देते हो, amount of expansion space available, buckling of rail will happen, buckling of rail will happen, and this will cause, this will cause derailment, this will cause derailment, this will cause derailment, ठीक है, समझ गए ना, दिस विल कॉज डिरेलमेंट, DERAIL, डिरेल MENT, यानी रेल आपकी डिरेल हो गई, ठीक है, इसके बाद, तो इसका मतलब क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा रखा है अगर टेम्परेचर राइज करेगा और उसको एकोमोडेट करने के लिए आपने एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं कर रखे हैं, तो उस केस में आपकी जो ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, डिरेल हो जाएगी, ये दैट इज कॉल्ड दी बकलिंग। आज तो बना लो, तो इजी समझने में इजी पड़ेगा, ठीक है, तो सामने फिगर दिया हुआ है, बना लो, ये देखो हॉगिंग का भी फिगर इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, देखो ये हॉगिंग, हॉगिंग आपकी कहाँ पे हो रही है, एंड पे, देखो रेल के एंड है, दोनों एंड पे आपकी हॉगिंग, देखो ये आपका स्टैक कर गया है, जो आपकी स्लीपर्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा रहेगी, तो ये एंड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी हॉगिंग। ट्रेन में जाने में भी खतरा ही का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, एक्सपेंशन जॉइंट दिया हुआ है, नहीं दिया, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें पता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट देखो, टेम्परेचर अब एक्सपेंशन के बेस पे समझा रखा है ना, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर आपने जॉइंट प्रोवाइड नहीं कर रखे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, तो उस केस में भी एक कंडीशन बन सकती है, अगर स्ट्रेसेस डेवलप हो गए उस केस में तब भी कंडीशन बन सकती है, लेकिन जस्ट समझाने का तरीका है कि ये आपका अगर एक्सपेंशन अगर आपका हो रहा है तो उस वजह से हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है,
कॉम्प्रेशन, देखो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में भी ये आपका एंड, देखो एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और आपने अगर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड नहीं करा हुआ है तब भी तो स्ट्रेचेस जनरेट होंगे ना इसमें, स्ट्रेचेस जनरेट नहीं होंगे इसमें, तब भी स्ट्रेचेस जनरेट होंगे। और एक बार स्ट्रेचेस अगर आपके जनरेट हो गए, ट्रेन मूव करी, देन उसके बाद अगेन डिफेक्ट कर सकती हो अपने पॉइंट से। इतना नहीं होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर राइज कर गया या टेम्परेचर फॉल कर गया तो उसकी वजह से ही क्रैक आ गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक तब आएगी जब उसके ऊपर से ट्रेन दौड़ेगी, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन पे मूव करेगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वहां पे है क्या, बाहर या अंदर, ठीक है, या जो होता है, या उसी पॉइंट पे नीचे घुस गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें आपकी रहने वाली है, दिस इज कॉल्ड दी बर्कलिंग ऑफ रेल। समझ में आया? आगे लिखिए, इसके नीचे नोट डालिए, फिश प्लेट, फिश प्लेट, सर्च मार रहे हो फिश प्लेट या मैं भेजूं? हाँ कल वाली इमेज में है ना, अब बाकी और भी इमेज में भेज रहा हूँ, आज तो और भी चीजें आएंगी, भेजता हूँ मेरे को। अरे गजब, ये लो आपका फिश प्लेट यूकेपीएससी एई में, सामने है फिश प्लेट, देखिए जो भेजी है मैंने आपको, ठीक है। देखो फिश प्लेट जो भेजी है, पहला तो आपको फिश प्लेट का मैंने काम बता रखा है, ऑनलाइन स्टूडेंट यूकेपीएससी एई के ग्रुप में फिश प्लेट भेजी हुई है, जाके देख सकते हो। देखो फिश प्लेट जो मैंने यहाँ पे भेजी है, आप देखो दो रेल्स दी हुई है, दो रेल के बीच में, ठीक है, ये एक प्लेट लगी हुई जिसमें 4 बोल्ट लगे हुए हैं, देख लो आप, 4 बोल्ट जिन्होंने कनेक्ट कर रखा है दोनों रेल्स को आपस में, है ना, दिस इज कॉल्ड एज दी फिश प्लेट, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एक तो पूछेगा दो रेल को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, फिश प्लेट का। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कितने बोल्ट फिश प्लेट में यूज करते हैं, 4 बोल्ट। तीसरा पूछेगा कि जो ये बोल्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये कौन सी कार्बन का प्रोवाइड करते हैं, तो हाई कार्बन स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें हाई कार्बन स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसका काम, जो ये फिश प्लेट है इसका काम टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, या हाँ उनको रजिस्ट करने का भी काम है, या टेम्परेचर फॉल की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसको भी रजिस्ट करने का काम करती है ये फिश प्लेट। बिल्कुल, गैप यहाँ पे दे रखा है, एक्सपेंशन जॉइंट के तौर पे मैं भी दिया होगा गैप यहाँ पे। बाकी वेल्डिंग अगर आपने करी है, अगर आपने वेल्डिंग करी हुई है कहीं पे, तो वेल्डिंग के केस में आपको गैप, मैंने कल बताया था, लॉन्ग वेल्डेड रेल अभी आप पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग हर एक वेल्डिंग के बाद एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में ये फिनोमेना अकर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। हाँ उस केस में वेल्डिंग में लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे ये चांसेस ज्यादा रहते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो उस केस में ये काम तमाम हो सकता है आपका, ठीक है, लॉन्ग वेल्डेड रेल्स में। तो देख लेना एक बार ट्रैक में जाने से पहले ना, एक बार ट्रैक की वेल्डिंग तो नहीं कर लगी कहीं पे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर दो रेल को कनेक्ट करना है तो यूज करेंगे फिश प्लेट का। नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड आर 4, मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, एंड दीज फिश प्लेट्स आर आल्सो यूज्ड टू काउंटर दी स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर राइज एंड फॉल, ठीक है। और इसकी लेंथ भी पूछी गई है फिश प्लेट की, अभी लिखा दूंगा 43 या 45 सेंटीमीटर के अराउंड रहती है, ये भी अभी लिखाऊंगा इसको भी, ठीक है, इसकी एग्जाम में ये भी लेंथ भी पूछी गई है। चलो लिखो इसके बारे में नोट करके फिश प्लेट, और कई एग्जाम में फिश प्लेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना फिश प्लेट का यूज इंपॉर्टेंट है, लिखो इसके बारे में नोट करके। फिश प्लेट, मच्छी की प्लेट मत बोलना तुम लोग, ठीक है, मच्छी की प्लेट बोला मैं, खाना नहीं खाया किसी ने तो मच्छी की प्लेट बोल दो, ठीक है, फिश प्लेट लिखिए इसमें, चलो फिश प्लेट्स आर प्रोवाइडेड, लिखिए इसमें, फिश प्लेट्स आर प्रोवाइडेड, fish plates are provided to connect, fish plates are provided to connect two rail sections, two rail sections with 4 minimum fish bolt, with 4 minimum fish bolts, with 4 minimum fish bolts, fish plates are provided to connect two rail sections with 4 minimum fish bolts, and and these are these are made up of, and these are made up of, yes, high carbon steel of cast iron, high carbon steel of cast iron,
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसके नीचे, फिश प्लेट्स आर ऑल्सो counter fish plates are also counter expansion and contraction. Fish plates are also counter expansion and contraction of rail due to temperature variation. टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, फिश प्लेट्स बियर vertical and lateral stresses, ठीक है। जब ट्रेन मूव करेगी तो व्हील उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में धक्का देने की कोशिश करेंगे तो लेटरल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उसमें, ठीक है। और वर्टिकल तो ऑब्वियसली बात है वो है ही है, उसके ऊपर जो ट्रेन का सेल्फ वेट है वो तो वर्टिकल है ही है, ठीक है। तो वर्टिकल एंड लेटरल स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए आपका फिश प्लेट क्या करती है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। आप बोल सकते हो कि फिश, यस, कोई अगर आपकी ट्रेन है तो जो ये वाले स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द लेटरल स्ट्रेसेस, यानी जो ट्रेन के जो रेल के इस वाले डायरेक्शन में लगेंगे, देखिए छोटी वाले डायरेक्शन में लगेंगे, दीज आर कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेसेस, ठीक है। होगा क्या, जब व्हील इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये व्हील क्या करेगा, इसको लेटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिश प्लेट्स अगर आपने यूज कर रखी है प्रॉपरली तो वो करेंगे काउंटर, ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेस साथ में वर्टिकल लोड, समझ गए, लेटरल स्ट्रेचेस, बिल्कुल, ठीक है। लेंथ लिखिए, LENGTH, लेंथ लिखिए, लेंथ इक्वल टू 45.72 सेंटीमीटर, हाँ 45.72 सेंटीमीटर, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है 45.72 मीटर सेंटीमीटर, 3 रेल की लेंथ के बराबर फिश प्लेट 45.72 सेंटीमीटर, मैंने मीटर लिखा हुआ है इसमें, बहुत बढ़िया। नहीं, ऊपर सी लगा रखे, ऊपर भूल गया हूँ ना स्टैम्प पे लिखना, ये लगा रखा है ना सी, देखो मीटर लिखा है तो उसके ऊपर सी लगा रखा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिश प्लेट के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट है, क्रीप ऑफ रेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीप ऑफ रेल्स, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। रेल्स का सेक्शन आपका बड़ा ही होता है थोड़ा, ठीक है, बाकी तो छोटे ही थे, कल आपने गेज डिस्टेंस पढ़ ली थी एलिमेंट, ठीक है। क्रीप ऑफ रेल, इसके बाद कोनिंग ऑफ व्हील आएगा, उसके बाद रेल कंप्लीट, ठीक है। रेल कंप्लीट मतलब रेलवे कंप्लीट, रेलवे नहीं है, रेल कंप्लीट, ठीक है। अभी तो पहली यूनिट चल रही है, पहली यूनिट में इसके बाद स्लीपर बचा हुआ है, स्लीपर के बाद बचा हुआ है आपका, स्लीपर के बाद बैलास्ट बचा हुआ है, बैलास्ट के बाद बचा हुआ है लॉन्ग वेल्डेड रेल, 3 टॉपिक अभी और बचे हैं इसके बाद, ठीक है। इसमें लिखिएगा आप लोग क्रीप ऑफ रेल, ठीक है। देखो क्रीप ऑफ रेल आपका क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, किसी कंडीशन की वजह से, कौन कौन सी कंडीशन होती है डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी कभी किन्हीं कंडीशन की वजह से, ठीक है, जैसे ये आपकी रेल है, ठीक है, दिस इज द रेल, इस रेल में आपने प्लेस कर रखे हैं ये स्लीपर्स, ठीक है, दीज आर दी स्लीपर्स। तो कुछ रीजंस की वजह से कभी कभी जो ये रेल्स हैं इसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, एंड दैट लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट इज कॉल्ड एज द क्रीप ऑफ रेल, ठीक है। कुछ रीजंस की वजह से, फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ रीजंस की वजह से जो रेल्स आपने प्लेस कर रखी है उन रेल्स में आपको लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, दैट एक्सपेंशन इज नथिंग बट द क्रीप ऑफ द रेल, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, इसमें थर्मल का रीजन नहीं है क्रीप का, थर्मल की वजह से तो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कर देते, थर्मल की वजह से नहीं है, ठीक है। बाकी और जिन रीजंस हैं, जिन्होंने थ्योरी दे रखी है, 3-4 थ्योरीज यहाँ पे, उनके बेस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली हो गया रहा कि टेम्परेचर नहीं, आपकी ये रेल है ना, रेल 13 मीटर की थी, 13 मीटर की थी, अब 15 मीटर तो क्या होगी, मतलब 13.3 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, इतना भी ज्यादा हो गया, ये 13.1 सेंटीमीटर होगी, 10 mm का आ गया आपका एक्सपेंशन, 10 mm भी नहीं आएगा वैसे, ठीक है। हाँ, रेल्स आपकी एक्सपेंड हो जाएंगी अपनी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द क्रीप ऑफ द रेल, ठीक है। और ये भी टाइम के साथ ही वहां पे, ठीक है। लिखिए इसके बारे में डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिखिए पहले, longitudinal movement of rail,
ठीक है, हॉगिंग बगलिंग ये क्रीप में गलत करके मत आना एग्जाम में। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इन अ परमानेंट ट्रैक। मैंने आपको परमानेंट और टेम्परेरी ट्रैक पढ़ा ही नहीं ना, ये जो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो ये परमानेंट और टेम्परेरी ट्रैक क्या, तो बोलना ही मैं कल अच्छा मैंने लिखा था वहाँ, तो एक बार करो मैं बता देता हूँ अभी। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इन अ परमानेंट ट्रैक ड्यू टू स्पीडी रोलिंग स्टॉक, ड्यू टू स्पीडी SPEEDY स्पीडी रोलिंग स्टॉक, ड्यू टू स्पीडी रोलिंग स्टॉक is known as creep of rail, is known as creep of rail। ठीक है, तो रोलिंग स्टॉक के परमानेंट मूवमेंट से बोल रहे हैं। अभी कैसे आएगा रोलिंग स्टॉक के परमानेंट मूवमेंट से, अभी देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रीप जो डिफाइन किया गया है यहाँ पे, वो किया गया है जो रोलिंग स्टॉक है यहाँ पे, रोलिंग स्टॉक के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, यानी जब रेल का जो आपका व्हील्स है इसके ऊपर रोल करेंगे तो उसकी वजह से कुछ कंडीशंस आपकी आएंगी, जिसकी वजह से कि ये जो रेल्स हैं इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज द क्रीप ऑफ द रेल। ठीक है, देखो जो आपने कंपोनेंट पढ़े हुए हैं ना, ये कंपोनेंट कल आपने लिखे, एलिमेंट ऑफ लिखे हुए, क्या लिखे थे कल आपने, एलिमेंट ऑफ क्या लिखे हैं, हेडिंग क्या क्या करा था, एलिमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक ना, इसके आगे लिख दो परमानेंट, परमानेंट लिख दो, समझ जाओगे आप लोग, परमानेंट रेलवे ट्रैक। ठीक है, ये होते हैं परमानेंट रेलवे ट्रैक, जो मैंने लिखा रहा हूँ ना एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट है परमानेंट रेलवे ट्रैक के एलिमेंट। ठीक है, देखिए दो टाइप के ट्रैक्स होते हैं, एक तो होते हैं टेम्परेरी रेलवे ट्रैक, टेम्परेरी रेलवे ट्रैक, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट रेलवे ट्रैक, परमानेंट रेलवे ट्रैक। ठीक है, शॉर्ट में जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए टेम्परेरी रेलवे ट्रैक का मतलब होता है कि आपने उस ट्रैक को जस्ट फॉर कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज कर रखा है, फॉर योर कन्वीनियंस ओनली। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको कि जो टेम्परेरी रेलवे ट्रैक्स हैं वो आपकी कौन सी गेज पे बनते हैं, फीडर गेज पे बनते हैं। कौन से गेज पे, फीडर गेज पे बताया था मैंने आपको। ठीक है, होता क्या है, जैसे माइनिंग फील्ड है, ठीक है, या आपका यही, हाँ कंस्ट्रक्शन, रेलवे का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उतना बैलास्ट चाहिए आपको, ठीक है, उतने स्लीपर्स चाहिए, तो उनके मूवमेंट के लिए बार बार हम गाड़ी लेके आए और क्या उतना पिकअप में उसको डाल के भेजें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और रेल लेंथ तो बढ़ते जा रही है ना, कहाँ तक लेके जाओगे गाड़ी, बाई चांस गाड़ी अगर है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह पे कर रहे हो, अनडेवलप्ड एरिया है, हाँ जंगल में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पे रोड ही नहीं है, तो उस केस में कैसे आप वहाँ पे बैलास्ट पहुंचाओगे, कैसे आप वहाँ पे स्लीपर पहुंचाओगे, खुद सोचो जरा। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, एक टेम्परेरी रेलवे ट्रैक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस टेम्परेरी रेलवे ट्रैक में ये ट्रॉली लगी रहती है, ठीक है, और यहाँ पे ये व्हील्स हो गए ट्रॉली के। ठीक है, इसके ऊपर आप प्लेस करोगे क्या, इसके ऊपर प्लेस करोगे बैलास्ट, या इसके ऊपर प्लेस करोगे स्लीपर्स, देन उसके बाद ये मूव करेगा इसके ऊपर से, जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे इसको छोड़ देगा। ठीक है, ये काम होता है टेम्परेरी रेलवे ट्रैक्स का। ठीक है, तो टेम्परेरी रेलवे ट्रैक्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, कोई नहीं सुन लो समझ जाओगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थन, अर्थन मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थन मटेरियल, और इसके अलावा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, हाँ बिल्कुल 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 होता है। ठीक है, टनल में भी होता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है ये क्या, टेम्परेरी रेलवे ट्रैक। ठीक है, परमानेंट रेलवे ट्रैक जो आपने अभी कल से पढ़ी है, दैट इज दी परमानेंट रेलवे ट्रैक। ये परमानेंट रेलवे ट्रैक का काम होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जैसे गुड्स हो गया, पैसेंजर हो गया, ठीक है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, परमानेंट रेलवे ट्रैक का। समझ गए। और जो कंपोनेंट आपने पढ़े हुए हैं, दीज ऑल कंपोनेंट आर फ्रॉम दी परमानेंट रेलवे ट्रैक। ठीक है, हाँ इसमें नहीं, इसमें अब आप लोग ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक है, ये तीन प्रोवाइड करते हो किसमें, परमानेंट रेलवे ट्रैक में। आजकल अभी स्टैंडर्ड गेज भी यूज करने लग गए हैं, जापानीज टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी कल आपको, कौन सी, DMR से। ठीक है, तो हम लोग ये यूज करने लग गए हैं परमानेंट रेलवे ट्रैक में। समझ गए, ओके आगे बढ़ते हैं। ये यूनिटी परमानेंट है, यूनिट एक टेम्परेरी, यहाँ पे ये बस टेम्परेरी हेडिंग है,
इसके बाद का पूरा परमानेंट है, पूरी यूनिट परमानेंट है। टेम्परेरी वाला परमानेंट से ऊपर लिखना था इसको, या आप साइड में नहीं, टेम्परेरी है जस्ट लिखा दिया ना, गेज एलिमेंट लिखा दिया मैंने जस्ट उसका, तो उसके अंदर गेज आ गया, टाइप्स ऑफ गेज आ गए ना, तो उसको अनडिफाइंड डिफाइन क्यों करो, टेम्परेरी है वो परमानेंट। गेज तो परमानेंट ही रहेगा ना, गेज आपका एक बन गया है भाई, वो परमानेंट गेज हो। ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो एलिमेंट है ना, जैसे सबग्रेड हो गया, जो बेलास्ट हो गया, जो स्लीपर्स हो गए, ये सारे के सारे जो मैं अब करवा रहा हूँ आपको, ये सारे परमानेंट के ही आपके क्या है, स्पेसिफिकेशन है, ये बोला मैंने आपसे। आजकल तुम लोग बादाम कम खा रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रही है। ठीक है, हाँ? अरे यार वो गाना हर जगह दिख जा रहा है यार, और तुम उसकी बात करने लगे हो, इधर खोलोगे वही गाना, उधर खोलोगे। हाँ हाँ, वो बहुत फेमस हो गया मूंगफली वाला। बच्चा एडमिट ठीक हो गया, और हॉस्पिटल में एडमिट था वो? बादशाह, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम लोगों से कह रही हो। ठीक है, ये देखो आगे, आगे बढ़े, हो गया ना परमानेंट टेम्परेरी में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो इसके बाद आपका है क्रीप में आप पहुंचे हुए हो, तो थ्योरीज ऑफ क्रीप लिखिए, थ्योरीज लिखिए, अब कौन कौन सी थ्योरीज है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ क्रीप, थ्योरीज लिखिए जस्ट आप, हाँ बस थ्योरीज लिखिए, बस हो गया, या थ्योरीज ऑफ क्रीप लिखिए। पहली थ्योरी आपकी आती है, नंबर 1 इज दी वेव थ्योरी, नंबर 1 इज दी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी सबसे पहली थ्योरी जो आपकी है, दैट इज कॉल्ड एज दी वेव थ्योरी। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि ये वेव थ्योरी आपकी कहती क्या है, कैसे ये काम करती है। ठीक है, देखिए इनिशियल में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कोई ये रेलवे, एक रेल ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, जस्ट एक रेल, अभी व्हील आपका रेल में यहाँ पे है, ठीक है, ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी ये इस पॉइंट पे है, मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ मान लो, अभी मूव आपका नहीं कर रहा, अभी इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, जैसे ही ये आपका मूव करना स्टार्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये पहुंच गया यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इस पे क्या आएगा, थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, ऐसा कहना है वेव थ्योरी का। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका व्हील, ठीक है, अभी सिंगल व्हील की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक व्हील है, व्हील आपका अभी इस पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, ठीक है, और इस स्टैटिक पोजीशन में ही फॉर एग्जांपल ये व्हील आपका यहाँ पे है, अभी इनिशियल में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, सारे के सारे आप देखो रेल एकदम सीधी है, लेकिन अगर मैं बात करूं यही स्टैटिक व्हील को मैं उठा के रख दूं यहाँ पे, स्टैटिक व्हील को मैंने उठा के रख दिया यहाँ पे, तो होगा क्या, जो आपकी रेल होगी उस रेल में थोड़ा सा आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, वो कर जाएगी डिप्रेस थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन व्हील तो आपकी स्टैटिक पोजीशन में नहीं है ना, एक्चुअल में देखोगे तो व्हील आपकी एक भी नहीं है, एक से ज्यादा व्हील्स है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होगा और नहीं ये स्टैटिक पोजीशन में है, ये तो आपकी डायनेमिक पोजीशन में मूव कर रही है आगे। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में एक वेव का फॉर्मेशन होगा, जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ेगी तो एक वेव का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वेव क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, ये वेव क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है व्हील। ठीक है, और वो फोर्स इस रेल को क्या कर देगा, आगे की तरफ धक्का देगा, और इसमें क्या कर देगा, मूवमेंट लेके आ जाएगा, इसमें क्या लेके आ जाएगा, मूवमेंट लेके आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका क्रीप कैसे जनरेट होगा, इसमें देखिए होगा क्या, जो रोलिंग व्हील्स हैं, वो रोलिंग व्हील्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ, और एक वेव का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और वो वेव फोर्स एक्सर्ट करेगी किसमें, रेल्स में, और उस फोर्स की वजह से रेल की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द क्रीप ऑफ द रेल। क्या नहीं, आप देखो वे पहला था स्टैटिक पोजीशन में, देखो ये रेल है, दिस इज द रेल, ठीक है, ये रेल है और ये भी रेल है। ठीक है, हाँ सुनो, ये रेल है, ठीक है, रेल में पहला व्हील अभी यहाँ पे स्टैटिक है, अभी व्हील स्टैटिक है, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, इसी स्टैटिक व्हील को उठाया और हमने रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बीच में जैसे ही रखा ना,
तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव ने बोला कि थोड़ा सा इसमें डिप्रेशन आ जाएगा वेट से, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, लेकिन क्योंकि ये आपका जो व्हील है ये स्टैटिक पोजीशन में नहीं है, ये आपका कर रहा है मूव, डायनेमिक पोजीशन में है। तो होगा क्या, अब जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा आगे, तो वेव का फॉर्म करेगा आगे की तरफ, वेव का फॉर्मेशन से मूव करना आगे करेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, और जो वेव्स आपकी आ रखी हैं, ये रेल में डिप्रेशन नहीं आया हुआ है, ये आ रखा है वेव दिखा रहा है ये, ठीक है, ये वेव को शो कर रहा है, जो वेव मूवमेंट के टाइम पे जो वेव बनती है वो वेव को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वेव क्या करेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी रेल में, और इस फोर्स की वजह से जो रेल की लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज दी, यस, ठीक है। तो देखिए इसका जो फिगर आपका बन के आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डॉट डॉट से शो कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है। तो जो ये डॉट डॉट वाला लाइन है, दैट इज द अनफोल्डेड पोजीशन ऑफ द अनफोल्डेड पोजीशन ऑफ रेल, दैट इज द अनफोल्डेड पोजीशन ऑफ द रेल। डॉट डॉट आपकी ये ओरिजिनल पोजीशन या अनफोल्डेड पोजीशन है, ठीक है। और जब आपका व्हील यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया, तो व्हील यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया, ये व्हील है और व्हील का मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में है। तो जब ये व्हील मूव करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद की पोजीशन आपकी ये ब्लैक से मैंने शो कर दी, ठीक है। ये वेव का फॉर्मेशन हुआ, और यही वेव रिस्पॉन्सिबल है टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन दी रेल, ठीक है, जिससे कि जो आपकी रेल है उसमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्रीप ऑफ द रेल, ओके। तो इसको बनाइए, फिर लिखिए इसके बारे में। मॉर्निंग में ना, सभी कह रहे हैं, सभी। अनफोल्डेड मतलब है जहाँ पे इनिशियल पोजीशन, जब आपका ये मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, ओरिजिनल वेव की कंडीशन है, ओरिजिनल कंडीशन। आप क्या ही बोलो फिर, कर सकते हो। हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा है, 35-40 मार्क्स, 36 या 38 मार्क्स का लास्ट ईयर पूछा गया। क्यों, आप क्यों, आप क्या हो गया, हाँ, वो छा रखा था भाई फोटो में। हाँ। चलो लिखो इसमें, राजपुर रोड में बोर्डिंग लगेगी ना, इंजीनियर से। चलो लिखो इसमें। मुझे जिस दिन फोन आया तुम्हारा, मुझे लगा कि एग्जाम डेट आ गई है शायद, सोचा मैंने एग्जाम डेट आ गई होगी शायद, तभी कॉल कर रहे हो, कॉल आया था ना मुझे। मुझे लगा कि एग्जाम डेट आ गई शायद, तो बोला भाई वो तो मेरी फोटो ढूंढ रही है और सबने स्टेटस डाल दी ना, मैं किसको बोलता निकालो, अंकित सर ने, शुभम सर ने स्टेटस लगा रखी थी सर ने। मैंने तो हटा दिया था, और मैं बोला था हटा दिया, तो किसी ने सबने लगा रखा था। हाँ, सबने लगा रखा था, लिखो चलो इसमें। कोई नहीं, फेमस हो गई। ड्यूरिंग लिखिए, ड्यूरिंग मूवमेंट्स, इसमें लिखना, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ व्हील, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ व्हील, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ व्हील, wave motion is set up, during movement of wheel, wave motion is set up, wave motion is set up by moving loads of wheels,
by moving loads of wheels, ठीक है, आगे लेके फुल स्टॉप करके the wheel push the wave, the wheel push the wave with a tendency, with a tendency, with a tendency to force, with a tendency to force the rail, to force the rail in the direction of motion, in the direction of motion. ठीक है, अगली थ्योरी आपकी आती है परक्यूशन थ्योरी. नेक्स्ट इज द परक्यूशन थ्योरी. सेकेंड इज द परक्यूशन थ्योरी. ठीक है, परक्यूशन थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी में देखिएगा कैसे हम काम करते हैं, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रीप आपका जनरेट कैसे होगा. फॉर एग्जांपल ये कोई एक रेल है और यहाँ पे एक दूसरी रेल है. ठीक है, दैट इज द सेकेंड रेल. सिमिलर वे ट्रैक ही मैं बना लेता हूँ पूरा एक रेल और ये है आपकी दूसरी रेल. ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ द फिश प्लेट. ठीक है, ओके, मच्छी प्लेट. ठीक है, मच्छी प्लेट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया. फिश प्लेट, 2 बोल्ट यहाँ प्रोवाइड कर दिए, 2 बोल्ट यहाँ प्रोवाइड कर दिया हमने, जिनको बोलते हैं मच्छी बोल्ट. ठीक है, या बोलते हैं फिश बोल्ट. समझ गए ना, ध्यान रखना, मच्छी बोल्ट और मच्छी प्लेट, इसका काम क्या है. ठीक है, ये हमने प्रोवाइड कर दिए 2 बोल्ट फिश बोल्ट और ये भी फिश बोल्ट. दिस इज द फिश प्लेट. ठीक है, अब देखिए जो पहला है आपका यहाँ पे दैट, यस, रेल से जैसे साइड में, अभी इतना ध्यान रखो कि जैसे जुड़े हुए हैं वो, आपको ना ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि देखो इन दोनों को जोड़ रखा है इनकी हेल्प से, इन दोनों को भी इन दोनों की हेल्प से, जस्ट सो, हाँ जस्ट सो कर रखा है मैंने इसको. ठीक है, समझाने के लिए. अभी फिश प्लेट अभी मैंने उठा के, मच्छी प्लेट अभी ओरिजिनल पोजीशन में टेबल पे लगी नहीं है. ठीक है, यहाँ देखो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एंड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एंड. ठीक है, इस वाले एंड को अगर आपकी रेल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही है, रेल नहीं मूव करेगी, ट्रेन, ट्रेन मूव करना स्टार्ट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका यहाँ पे है. ओके, और अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये वाला एंड जिस साइड मूव करेगी दैट इज कॉल्ड एज द फेसिंग एंड, फेसिंग एंड. इसी को हम लोग बोलते हैं और लैंडिंग एंड, लैंडिंग फेस भी बोलते हैं इसको, लैंडिंग फेस भी बोलते हैं. ठीक है, ट्रेलिंग फेस एक हो गया आपका, या ट्रेलिंग एंड हो गया, दूसरा हो गया आपका लैंडिंग रेल हो गया, इसको आप लोग बोलो ट्रेलिंग फेस बोल दो तो सही होगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेलिंग फेस, दिस इज कॉल्ड एज द फेसिंग एंड और लैंडिंग, लैंडिंग फेस. ठीक है, और बीच में यहाँ पे जो जॉइंट प्रोवाइड कर रखा है दैट इज कॉल्ड एज द रेल जॉइंट. ठीक है, ये आपने जो जॉइंट प्रोवाइड कर रखा है इसको हम लोग बोलते हैं रेल जॉइंट. ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है रेल जॉइंट. ठीक है, रेल जॉइंट. अब देखिए परक्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका परक्यूशन थ्योरी कैसे काम करती है, जरा देखिए. सिंपल सा आपका कंसेप्ट है यहाँ पे. ये कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि बैटरिंग इफेक्ट की वजह से जो क्रीप का कंसिडरेशन लिया गया है, बैटरिंग इफेक्ट की वजह से जो क्रीप का कंसिडरेशन लिया गया है, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग लिया गया है, परक्यूशन थ्योरी की. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्यू टू बैटरिंग इफेक्ट, बैटरिंग इफेक्ट. अभी बैटरिंग इफेक्ट आपका होता क्या है, बैटरिंग इफेक्ट देखिए होगा क्या, जब ये व्हील मूव करना स्टार्ट करेगा ना, जैसे ये एंड पे पहुंचेगा, यानी यहाँ से यहाँ पे आपका ये जाने की कोशिश करेगा जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहती थ्योरी है कि देखो भले ही आपने ये फिश प्लेट प्रोवाइड कर रखी है, यानी रेल जॉइंट आपने दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी एंड पे जब आपकी रेल जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा सैग आपको देखने को मिलता है, ये कहता है. ठीक है, हल्का सा सैग यहाँ पे आपको एंड पे देखने को मिलता है. और अगर देखिए अगर ये वाली रेल जब ये गुजरेगी, जब ये व्हील यहाँ पे होगा और ये थोड़ा सा सैग कर गया, तो क्या अगली वाली रेल पे ये हिट करेगा, नहीं करेगा, इससे सिंपल सी बात है. ठीक है, नेक्स्ट वाली रेल पे ये हिट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, अगर कंटिन्यूस यही चीज पीछे वाले व्हील ने भी करी
तो इसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे जो आगे वाली रेल है उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द बैटरिंग इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं बैटरिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द परक्यूशन थ्योरी आपका जो क्रीप है किसी भी रेल में वो देखने को मिलता है ड्यू टू द बैटरिंग इफेक्ट। और ये बैटरिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आपकी रेल मूव करेगी, ट्रेन मूव करते टाइम पे जब ये रेल के एंड पे पहुंचेगी तो एंड थोड़ा सा सैग कर जाएगा, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, बहुत लिटिल हो सकता है वो, इतना नहीं होगा, बहुत लिटिल, ठीक है, हल्का सा सैग करेगा। तो जब ये इसका पोजीशन यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो उस टाइम पे यहाँ पे एक बैटिंग इफेक्ट है, टकरा के देन आगे बढ़ेगी, टकरा के आगे बढ़ेगी, टकरा के आगे। तो इस वजह से क्या होगा, इस वाली रेल में यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्रीप। हाँ, बैटरिंग इफेक्ट बोलते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीप ऑफ दी, ठीक है, समझ गए। बनाइए इसको, इसके बारे में लिखिए। बन गया, हो गया सबका, ठीक है। इसके बारे में लिखिएगा, चलो जल्दी। क्या हाथ में क्या हो गया? हाँ, एक्यूप्रेशर, अच्छा आप एक्यूप्रेशर करवाते हो क्या? मुझे क्या खाली बची? ओके, अच्छा, मुझे लगा कि क्रिकेट क्रिकेट नहीं करता नहीं, मतलब क्रिकेट खेलने वालों को देते हैं ना पूरे हाथों में बैंडेज वैंडेज देते हैं। चलो ठीक है, लिखिए इसमें, when the wheel leaves, when the wheel leaves, when the wheel leaves the trailing rail, when the wheel leaves the trailing rail and strike the facing rail, and strike the facing rail, facing rail and and at each joint, facing rail and at each joint, it pushes the rail, it pushes the rail forward, it pushes the rail forward, it pushes the rail forward, resulting in creep, resulting in creep, resulting in creep, ठीक है। लास्ट आपका यहाँ पे जो थ्योरी है इसमें, तो कौन सी थ्योरी है, लिख दो ना इसको, लिखो 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 इसमें, ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अरे जहाँ पे परक्यूशन, जैसे परक्यूशन थ्योरी था ना उसके ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू बैटरिंग इफेक्ट लिख दो, परक्यूशन थ्योरी के बगल में ड्यू टू बैटरिंग इफेक्ट लिख दीजिए इसको,
ठीक है, देखिए, और ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, अगला है आपका लास्ट, दैट इज द ड्रैग थ्योरी। लास्ट थ्योरी आपकी यहाँ पे ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी, ठीक है, फाइनल आपकी यहाँ पे आती है ड्रैग थ्योरी। ओके, देखिए ये कोई रेल है, इसके ऊपर है आपकी व्हील, ठीक है, इसके ऊपर है व्हील जो कि मूव कर रही है। ठीक है, देखिए अब कभी आप गाड़ी चलाते हो, जैसे आपके पास गाड़ी है, आप कार लेके आते हो व्हीकल, ठीक है कार लेके आते हो, तो कार जब आपने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, और जब आगे की ओर एक्सीलेटर दोगे तो पीछे की तरफ एक धक्का लगता है पहले स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं बैकवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, आज आज कोशिश क्यों ऐसे ओके इतना इतना बेइज्जती कर रहे थे, ये लोग करवा देंगे ना सर्विसिंग देखो इसमें होता क्या है, जब ये ड्राइविंग, ये होता है ड्राइविंग व्हील, ठीक है, ड्राइविंग व्हील, आप इसको कार में भी फील कर सकते हो, ड्राइविंग ड्राइविंग व्हील। तो जैसे ही आपने एक्सीलेटर दिया, इनिशियल में स्टार्ट की करी गाड़ी, आपने एक्सीलेटर दिया तो एक बैकवर्ड थ्रस्ट थोड़ा सा आपको फील होगा कि मेरे को पीछे की तरफ थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, सेम रेल में भी होता है। ठीक है, जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी रेल और आगे की तरफ एक्सीलेटर दिया तो एक बैकवर्ड थ्रस्ट आपका लगेगा पीछे की तरफ। हाँ हाँ, बैकवर्ड थ्रस्ट बाइक या कार? अच्छा, कार में खतरा होता है ठीक है, देखो अब एक बार ढंग से देखो, एक बार इसको फिर दोबारा समझना पड़ेगा। एक बार देखो, ड्राइविंग व्हील आपका है, ड्राइविंग व्हील में आपने स्टार्ट किया गाड़ी को, मोशन ये है गाड़ी का, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जैसे ही गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर दिया, तो बैकवर्ड थ्रस्ट आपका ड्राइविंग व्हील में आया। लेकिन ड्राइविंग व्हील के अलावा आपको पता है कि ड्राइविंग व्हील तो फ्रंट व्हील्स है, उसके अलावा पीछे रेल में कितने ज्यादा व्हील होंगे खुद ही सोचो एक बार। ठीक है, बिल्कुल, अब देखो जब ये बैकवर्ड थ्रस्ट देगा तो ऑब्वियसली बात है पीछे वाले भी बैक तो ना जाएंगे, वो अपोज करेंगे ना, इसको अपोज करेंगे, और वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड में पुश करेंगे। इसका मतलब ये जब ये बैकवर्ड थ्रस्ट यहाँ पे आया, ये बैकवर्ड थ्रस्ट क्या करेगा, इस रेल को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि जो आपके नॉन ड्राइविंग व्हील्स है पीछे वो ज्यादा है, तो जो फॉरवर्ड थ्रस्ट यहाँ पे जनरेट होगा दैट इज मोर देन द बैकवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, होगा नहीं होगा? और जब फॉरवर्ड थ्रस्ट अगर आपका मोर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेल को वो करेंगे फॉरवर्ड में पुश, और जब रेल को फॉरवर्ड में पुश करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे रेल की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड द ड्रैग थ्योरी की वजह से। सिंपल। क्या नॉन ड्राइविंग व्हील्स में तो देखो, ट्रेन होती है ना, ट्रेन के फ्रंट में आपके जो व्हील्स रहते हैं, जो पूरा डब्बा जो सिर्फ एक उसके लिए रहता है, ड्राइवर के लिए, ठीक है, हाँ, उस इंजन के नीचे जो व्हील्स होते हैं दैट व्हील्स आर कॉल्ड एज द ड्राइविंग व्हील्स। वो सिर्फ कुछ ही होंगे, 8 10 12 16 जो भी रखे गए उसमें उतने ही होंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं ड्राइविंग व्हील्स। उसके पीछे जो बोगियों में रहते हैं वो जस्ट खींच के आते हैं बस वो व्हील, हाँ, डब्बों के नीचे वो आपके सिर्फ रोल करने वाले हैं। मतलब जो मेन ड्राइव जो व्हील है ना, जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो, कार में कौन से होते हैं ड्राइविंग व्हील, पीछे वाले, पीछे वाले होते हैं ना, फ्रंट वाले तो जस्ट चल रहे हैं, पीछे से धक्का आ गया चले गए ना आगे, वैसे ही वहां रहता है कि वो आगे से आपका धक्का चले गया तो पीछे वाले को खींच के ले जा रहा है आगे की तरफ, सेम रहता है रेल में भी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ड्राइविंग व्हील आपने जस्ट क्या करा, एक्सलरेट किया, तो एक बैकवर्ड थ्रस्ट जनरेट हुआ जो कि रेल को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि नॉन ड्राइविंग व्हील्स क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी ड्राइविंग व्हील, तो ये क्या करेंगे, रेल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है क्योंकि ड्राइविंग व्हील्स नॉन ड्राइविंग व्हील्स ज्यादा है, तो जो फॉरवर्ड थ्रस्ट आएगा उनकी वजह से वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दी बैकवर्ड थ्रस्ट, जिसकी वजह से जो रेल है उस रेल की लेंथ में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल। क्लियर है? बनाइए और लिखिए फाइनल थ्योरी को। इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का हम लोग, कोनिंग ऑफ व्हील, और इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो बेसिक नॉर्मली आता है उससे, लेकिन समझने के लिए जैसे आप समझोगे उसको, वो चीज मेन है कोनिंग ऑफ व्हील्स में। ठीक है, ड्रैग थ्योरी। 2 महीने खुद भी पढ़ सकते हो, मैं दिक्कत थोड़ी ना, अपना ऑनलाइन कहीं से देखो, टाइम नहीं मिलता।
टूटने लगे थे। ट्राई ट्राई एक बार बात करके देखिए आप लोग इसमें ना क्या बोलते हैं सब लोग, कुछ अगर क्या प्लानिंग कर रहे थे तो बता देंगे आपको ना, कुछ प्लानिंग होगी तो बता देंगे आपको ये लोग कह रहे हैं। एक बार आप बात करके देखना है इनसे। बैठे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रैग थ्योरी। तो इसमें लिखिए आगे, इसमें ड्रैग थ्योरी पे लिखिएगा इसमें। ठीक है, रेलवे कंप्लीट करो, पूछो, लिखो द बैकवर्ड थ्रस्ट, लिखिए इसमें द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ ड्राइविंग व्हील्स ऑफ अ लोकोमोटिव, द बैकवर्ड थ्रस्ट, इसके नीचे लिखना है द बैकवर्ड थ्रस्ट of driving wheels of a locomotive, driving wheels of a locomotive has the tendency, has the tendency to push the rail backward, has the tendency to push the rail backward while the thrust, while the thrust at the other wheels, while the thrust at the other wheels of locomotive, of locomotive pushes the rail, pushes the rail in the direction, in the direction in which the, in which the a locomotive is moving, in which the locomotive is moving। समझ जाओगे ना, जब पीछे वाले व्हील आगे जहाँ पे लोकोमोटिव मूव कर रहा है आगे की तरफ, वहां की तरफ क्या करेंगे, थ्रस्ट देंगे, और वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी बैकवर्ड थ्रस्ट, तो इसमें आ जाएगा क्रीप। खत्म कहानी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थ्योरी ऑफ क्रीप। सारी थ्योरी आपने पढ़ ली, तीनों थ्योरी के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इनसे ईएस में क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके इसमें भी क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज दी हेडिंग डालिए कोनिंग ऑफ व्हील्स, फाइनल हेडिंग डालिएगा आज का, दैट इज द कोनिंग ऑफ व्हील्स। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक डायग्राम सेंड कर रहा हूँ, आप लोग वहीं से बनाओ, क्योंकि मेरा बनाया हुआ आपको समझ में नहीं भी आ सकता है। इट इज द डिफिकल्ट डायग्राम, इट इज द वेरी डिफिकल्ट डायग्राम। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत डायग्राम बनाना, ऐसा भी मैं सोचता कि वहाँ हो जाता ना क्लास। ठीक है, आज मेरा है नहीं, मैं नहीं हूँ, कोट पहन के आ रही है, नहीं पता नहीं उनका नहीं है तो मेरा तो 2 ही दिन में, अब जान ले लोगे मेरे कितना। देखो मंडे को मैंने ऑनलाइन लिया था, ट्यूसडे को मैंने ऑनलाइन लिया था, वेडनेसडे को भी ऑनलाइन, थर्सडे को भी ऑनलाइन, 4 दिन हो गया मेरा। आज है मतलब शायद इरिगेशन वाले किसी न किसी का होगा ना, ऐसा नहीं है। अभी देखना अपकमिंग में, देखो इंजीनियर सक्सेस में किसका है, अपकमिंग में जाके देखो, उसमें इंजीनियर सक्सेस में जाओ, फ्रंट में आपको दिख जाएगा किसी न किसी का होगा आज। ये 2 वीडियो देख रहा हूँ, अभी वीडियो देखना मत, ठीक है, फोटो देखना, अभी वीडियो बाद में देखेंगे लास्ट में।
साथी, ठीक है। अभी जो अभी जो मैंने ये फोटो भेजी है, इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो अभी, और खुश हो जाओ और उसको कॉपी में बनाओ। कब बनाया? फोटो है यार, लगे हो, ठीक है। एक बार इसको बनाओ, समझते हैं। कोनिंग ऑफ व्हील, हेडिंग डालना, कोनिंग ऑफ व्हील। एक बार देखो, अच्छे से समझना है इसको ना, थोड़ा सा टफ भी जैसा है। कोनिंग ऑफ व्हील, एक बार इसको अच्छे से समझ के आप लोग तो समझ जाओगे कोनिंग ऑफ व्हील की रिक्वायरमेंट आखिर पड़ती क्यों है, ठीक है। देखो, कोनिंग ऑफ व्हील का मतलब होता है व्हील्स को कोन के शेप में प्रोवाइड करना, ठीक है। शंकु बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोन को, है ना। शंकु के शेप में व्हील को प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज दी कोनिंग ऑफ व्हील, ठीक है। मैं डायग्राम बनाऊं या तुम बना लोगे तो चल जाएगा? बना लोगे? तो एक काम करो, मैं रफ डायग्राम बनाऊं। मैंने यूपीएससी ग्रुप में भेजा है नीरज, आप वहां से डायग्राम बना लो, ठीक है। देखो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मैं ठीक है, समझाने के लिए मैं रफ बना रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे फिगर डायग्राम अच्छे से बना लो उसमें कॉपी में, ठीक है ना। बाद में मत कहना मेरे से कि डायग्राम खराब है तुम्हारा। अच्छा 2000, अच्छा कुछ अभी कह रहा था कोई 2023 में पेपर, क्या बोला तुमने? तो तुम लोग दोबारा वाले में ट्राई करने की कोशिश करोगे? हाँ? किसने? कौन सी सरकार ने? धामी सरकार? अच्छा कांग्रेस सरकार ने बोल रखा है। और तुम्हें लगता है कांग्रेस आएगी इस बार? ओके। संविदा वालों को हटा दिया तो सही तो किया। तो भाई तुम्हें पता भी है कैसे रिक्रूटमेंट होती है, संविदा में रिक्रूटमेंट कैसे होती है पता है तुम्हें? अगर सचिवालय से लेटर निकला पाए ना तभी संविदा में रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट संविदा में लेना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पहचान चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। संविदा वालों को हटा दिया ना, तुम लोग कुछ मानो तुम्हारी पोस्टें बढ़ के आएंगी। हमारे सामने इतने बंदों का हो रखा है जिनकी पहचान थी और रिक्रूट कर दिया उन्होंने, तुम्हें बोलो संविदा में हटा दिया, बहुत बढ़िया है। आपके किसके बगैर? अरे लेक्चरर नहीं कह रहा हूँ, इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। लेक्चरर को तो नहीं हटाना चाहिए था, इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ। कौन सी? तुम्हारी भी आने वाली तो है यार। खबर तो हमने भी सुनी थी, लेकिन नहीं पता खबर का। नहीं नहीं उसका नहीं कह रहा हूँ, जो इंजीनियर में जो बनते हैं ना, जैसे जल डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है ना। हाँ, पोस्ट खाली थी, मैंने लगा दिया, वही है ना विधायक। वही तो मेरी बात है ना, तभी तो कह रहा हूँ संविदा को जिनको हटा रखा है कोई इतना गड़बड़ नहीं है। हम्म, हाँ। नहीं टीचिंग वीचिंग में तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि टीचिंग में तो वैसे भी पोस्टें कम ही आती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जो इंजीनियर, यस यस यस, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, दिस इज एक्सेल। हाँ निकलने दो, चली गई बाहर, थोड़ा निकलने दो, कोई बात नहीं। कोई नहीं, निकलने दो बाहर, निकले ना बाहर, वहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा बाहर तो निकला ही रहता है वो एक्सेल, है ना ना, बाहर से कवर हो जाएगा ना फिर डब्बे से वो बाहर, ठीक है, चलेगा वो, ठीक है। ये हो गया।
ये मैंने जस्ट अभी उससे पिछली बार वाली जो क्लास हुई थी गेट में, मैंने उसमें 10 मिनट पहले गया था क्लास में, फिर बना दिया था। क्या हाँ हाँ, फिर गया मैं क्लास में, सब अच्छा बना रहा है। हाँ, बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये देखो मेरा कितना मस्त बना हुआ है, यहाँ देखो ये बना देखो, इस स्मार्ट बोर्ड पे मेरा ये जो फिगर भेजा हुआ है तुम्हें ना, उसी से काम चल जाता है। तो सामने तुम्हें फिगर भेजा है, उससे काम चल जाता है। हाँ यार, मेरा ही खराब है, तुम लोगों का सही है तो। यहाँ देखो। ओके, अंकित सर का डायग्राम तगड़ा है, और मतलब 3D बनाते हैं, जबरदस्त 3D। हाँ हाँ, मैंने देखा ना उनका डायग्राम, वो कॉपी में बना के लेके आ जाना सर यार, क्या है। ओके, ठीक है। हाँ? देखो, अगला देखो। अब देखो कोनिंग ऑफ व्हील, एक बार ध्यान से देखो इसको, ठीक है, टॉपिक में तुमने बहुत बखेती काटने में है, अच्छे से देख लो एक बार। कोनिंग ऑफ व्हील आपकी होती क्या है। यहाँ पे देखिए, ये आपका है एक्सेल, ठीक है, ये लगे हुए हैं यहाँ पे व्हील, ठीक है। पहली बात तो कभी भी ध्यान रखना कि जो अभी जो आपकी ये जो असेंबली मैंने बना रखी है, इसमें ध्यान रखना ये सिंगल स्ट्रेट है, ठीक है। फिलहाल आपका ट्रैक क्या है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट ट्रैक है, फिलहाल कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट ट्रैक में अगर आप देखोगे तो जो मूवमेंट के लिए जो डायमीटर यूटिलाइज हो रहा होगा, तो कौन सा डायमीटर होगा, स्ट्रेट ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, वैसे ये टॉपिक समझना थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कभी ये चीज़ सोची है आपने कि जैसे ट्रेन चल रही है, अगर आप देखोगे तो व्हील्स दोनों साइड से देखोगे ना, तो व्हील्स आपके कहीं से स्क्रू तो होते नहीं है कि व्हील स्क्रू है, तो फिर जब बैंड में जाती है ट्रेन तब भी स्टेबल कैसे रहती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस डिरेल की नहीं हो जाती है, सोचा कभी आपने। हाँ हाँ, जैसे आपकी ट्रेन है, आपने क्या करा है, ट्रेन को पकड़ा है और सीधे रख दिया उसके ऊपर बस, और वो स्टेबल है। अब जा रही है आगे, तो इसका मतलब है स्टेबल है, आपने ना उसके व्हील्स को फिक्स किया कहीं पे, ना कुछ किया, फिर भी आपकी ट्रेन क्या है, स्टेबल है। कभी रीजन सोचा, उसका रीजन आपका यही होता है, कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है। अब मैथमेटिकली मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये कोनिंग ऑफ व्हील्स की वजह से कैसे आपकी कोई भी ट्रेन स्टेबल रहती है ट्रैक पे, खासकर सीधे में तो चलो फिर भी आप बोलोगे कि हाँ सर सीधे में तो चलो यार हो जाएगी, सीधे में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगी। लेकिन अगर बैंड आएगा तो, बैंड आएगा तो, ठीक है, बैंड में क्या होगा देखिए, जैसे ये आपका बैंड आया, अभी ट्रेन यहाँ से सीधी थी, ठीक है, यहाँ से ट्रेन आपकी सीधी जाने की कोशिश कर रही थी, ये सीधी गई सीधी गई, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी होगी सीधे जाने की, लेकिन उसे करना है बैंड। तो होगा क्या, इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, आपकी ट्रेन को ना ऐसा पलट देगा पूरा का पूरा आउटर डायरेक्शन में, ठीक है। आउटर व्हील को उठा के इनर व्हील को ऊपर से, आउटर व्हील नीचे, इनर व्हील को ऊपर करके ट्रेन पलट देगा नीचे की तरफ, ओवरटर्निंग कर देगा ट्रेन की, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कोनिंग ऑफ व्हील्स से हम लोग ओवरटर्निंग को कैसे बचा सकते हैं, कौन सा हमने व्हील्स में, या आप बोल सकते हो कि व्हील्स में सिर्फ आपने कोन शेप ही क्यों प्रोवाइड किया, ठीक है। ये जो व्हील्स है ना, ये देखो, ये आपकी कोन होती है, देखो यहाँ पे इसने ये कनेक्ट कर दिया तो एक कोन बन गया, यहाँ देखो इसको आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये बन गया दूसरा कोन, दिस इज द सेकंड कोन, ठीक है। तो जो व्हील्स होते हैं ये आपके सिलेंड्रिकल नहीं हो सकते हैं, ये आपके सर्कुलर, कुछ भी सेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी आपकी ट्रेन स्टेबल नहीं रुकेगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कहाँ पे होगी, इन केस ऑफ कोन्स ओनली। अभी मैं प्रैक्टिकली ये चीज आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने अभी डायग्राम आपको देखा हुआ है, इसके बाद वीडियो भी भेजा मैंने आपको, ठीक है। इस वीडियो में देखेंगे, अभी अभी मत देखो, फिलहाल फिलहाल अभी मैथमेटिकली समझो कि ये काम होता कैसे, डिरेलमेंट आपका रुकेगा कैसे, ठीक है। देखो, जब अभी स्ट्रेट ट्रैक है, यानी ट्रैक अभी आपका क्या है, स्ट्रेट है, जब ट्रैक स्ट्रेट है तो उस केस में जो डायमीटर यूटिलाइज होगा मूवमेंट के टाइम पे, दैट डायमीटर विल बी द मीन डायमीटर, ठीक है। दैट डायमीटर विल बी द मीन डायमीटर, ये आपका है डी एम, ये भी आपका है डी में एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड से अगर आपका डी एम होगा तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, पहले तो उसका मतलब बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल बताओ पूछूंगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल आप बता दोगे पेरीमीटर पाई इंटू डीएम, यानी पाई इंटू मीन डायमीटर। यहाँ पे भी आपका एक व्हील रिवॉल्यूशन में क्या करेगा, डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। इन सिमिलर वे इस केस में भी, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो इक्वल है पाई डीएम। इसका सीधा सा मीनिंग ये है, इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि ये आपको पता है कि ये जो भी मैंने बना रखी है इसके ऊपर, ये है सिंगल असेंबली, ये क्या है, एक असेंबली है, ठीक है। एक असेंबली में कभी भी, हाँ असेंबली में, एक असेंबली में कभी भी दोनों साइड के व्हील में अलग अलग मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे D1 डायमीटर से ये रिवॉल्व कर रहा,
सेम टाइम पे ये D2 डायमीटर से रिवॉल्व कर रहा है, ये चीजें कभी भी पॉसिबल ही नहीं है फॉर दी सिंगल असेंबली। इसीलिए मैंने लिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल इज पाई डी एम। पाई डी एम का मतलब है कि ये भी पाई डी एम मूव करेगा एक रिवॉल्यूशन में, और ये भी पाई डी एम मूव करेगा एक रिवॉल्यूशन में। समझ गए? इतना समझ गए? अब देखिए, अब इसके बाद देखिए होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आ गया अब आपका बैंड, ठीक है, कहीं पे बैंड आ गया, तो बैंड की वजह से अब क्या होगा, जो ये पूरी की पूरी असेंबली है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, होगी नहीं होगी? जब राइट की तरफ शिफ्ट होगी तो ये है रेल, दिस इज रेल एंड दिस इज ऑल्सो रेल, ये सामने भी रेल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो ये गैप है, ये गैप अब आपका राइट की तरफ जाएगा ना, राइट की तरफ, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द रेल, ये रेल है, ठीक है। और इस रेल में सॉरी यहाँ पे रुको, ठीक है, इस रेल में जैसे आपका ये है, ठीक है, रेल है, और रेल में अब आपका गैप पूरा का पूरा फिल हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका गैप हो गया फिल पूरा, ठीक है, यहाँ पहुंच सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ये राइट की तरफ मूव किया तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया, ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले केस में ये भी राइट की तरफ मूव करेगा, तो यानी ये वाला डायमीटर पहुंच जाएगा यहाँ पे, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ठीक है, यहाँ देखिए ये डायमीटर अगर आपका राइट की तरफ देखोगे तो ये डायमीटर पहुंच गया अब यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पहुंच गया अब आपका यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इन दैट केस अब आपका रेल यहाँ पे, इससे पहले रेल की पोजीशन देख लो, अभी रेल की पोजीशन देख लो कहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या काम होने वाला है। अब देखिए इस केस में हो क्या रहा, इस केस में अगर आपका ये चीजें जो हो रही हैं, ठीक है, राइट की तरफ अगर पूरा आ गया, अगर मैं मानूं कि ये पूरा राइट की तरफ आ गया, फिलहाल मैं मान रहा हूँ पूरी तरफ आ गया, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो डायमीटर यूटिलाइज होगा वो होगा डी मैक्स, होगा नहीं होगा? दिस इज द मैक्सिमम डायमीटर, ठीक है। और जो यहाँ पे जो डायमीटर यूटिलाइज होगा दैट इज दी डी मिनिमम, सिंपल सी बात है, डी मिनिमम, होगा नहीं होगा? ठीक है। तो बैंड पे जब आपकी ट्रेन आई और गुजरी वहां से और राइट की तरफ असेंबली गई, तो ऑब्वियसली बात है जो राइट साइड वाला जो आपका रेल है वहां पे मैक्सिमम डायमीटर यूटिलाइज हो रहा है, और जो आपकी लेफ्ट वाली रेल है वहां पे मिनिमम डायमीटर व्हील का यूटिलाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक जगह तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो होगी पाई डी मिनिमम, और एक जगह क्या होगी, पाई डी मैक्सिमम। और जो ऊपर मैंने कहानी समझाई अब भी आपको पूरी की पूरी, वो कहानी क्या ये डिफरेंट नहीं है? क्या ये कहानी डिफरेंट नहीं है? ऑब्वियसली बात है डिफरेंट कहानी है, ये चीजें पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। सिंगल असेंबली के लिए एक टाइम पे दो व्हील, दो डायमीटर या दो पेरीमीटर को कभी भी कवर नहीं कर सकते हैं, या दो डिस्टेंस कभी भी कवर नहीं कर सकते हैं। यानी होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए इस केस में, होना ये चाहिए कि इस केस में जो आपका ये व्हील है और जो ये व्हील है, ये दोनों व्हील आपके सेम डायमीटर कवर करने चाहिए, करने चाहिए ना। और यही कंडीशन आपकी ट्रेन को स्टेबल बना के रखती है, ठीक है। अब होगा क्या देखिए जरा, अब यहाँ पे देखिए जरा होगा क्या, जब ये राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जब ये राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये पूरा यहाँ तक नहीं जाएगा, ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ये जैसे ही यहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इसको भी खींच के इधर लेके आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब इसका मैक्सिमम डायमीटर कभी भी यूटिलाइज नहीं होगा, नहीं इसका मिनिमम डायमीटर यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। इस केस में डायमीटर जो यूटिलाइज होगा ऑलमोस्ट यहाँ तक ये यूटिलाइज हो सकता है, और इन सिमिलर वे सेम आपका यहाँ तक ना, आप यहाँ तक कर दीजिए, यहाँ तक कर दीजिए, ये डायमीटर आपका यूटिलाइज होगा, ठीक है। यानी जैसे ही आप बोल सकते हो कि जैसे ही ये मैक्सिमम डायमीटर की तरफ भागेगा तो मिनिमम डायमीटर वाला इसको इधर की तरफ खींच देगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है कोनिंग में, जब आपके व्हील आपके प्रोवाइड कर रखे हैं कोन शेप के, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील। समझ गए? किसी को दिक्कत यहाँ पे? तो कोनिंग ऑफ व्हील आपकी होती है अगर आपको बेंड में या कर्व में अगर अपनी गाड़ी को डिरेल होने से रोकना है, ओवरटर्न होने से रोकना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोन शेप के व्हील प्रोवाइड करेंगे। तो जब कोन शेप के आप व्हील प्रोवाइड करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि जब गाड़ी आपकी ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी तो जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, लेफ्ट वाला सेक्शन है उसको देगा स्टेबिलिटी, उसको खींचेगा अपनी साइड की तरफ और गाड़ी को प्रोवाइड करेगी, गाड़ी आपकी स्टेबल रहेगी। तभी आप देखोगे कि कभी भी ट्रेन आपकी कहीं पे भी डिरेल होती ही नहीं है। क्यों? इसी की वजह से एक बैलेंसिंग बनी रहती है दोनों व्हील्स के बेस पे, ना तो मैक्सिमम डायमीटर यूटिलाइज हो पाता है, नहीं मिनिमम डायमीटर यूटिलाइज हो पाता है। तो जब मैक्सिमम तक पहुंचेगा ही नहीं या मिनिमम तक पहुंचेगा ही नहीं तो गाड़ी बाहर कैसे निकल जाएगी, आप खुद ही सोचो जरा, है ना। अब आइए इस वीडियो में जरा देखते हैं, इस वीडियो में कौन कौन से व्हील इसने यूज कर रखे हैं। इस वीडियो में देखिए, मैं भी खोल रहा हूँ, आप भी इसमें ओपन करिए, एक बार ओपन करिए इसको।
ऐड भी देखना पड़ेगा। ऑनलाइन में मैंने वीडियो भेजा हुआ है, आप देख सकते हो। देखो जरा अच्छे से देखो इस वीडियो को एक बार। एक बार देखो इसमें, देखो पहला यूज किया गया है सिलेंड्रिकल थ्रेड, है ना, सिलेंड्रिकल थ्रेड यूज किया है इसमें। देखिए अब सभी लोग स्टार्ट करो साथ ही, 15 सेकंड पे हूँ मैं अभी, ठीक है। कट कर दो इसको। ना ना कोई नहीं, स्पीकर ऑन मत करो, मैं समझा दूंगा आपको। एक बार आप खुद वीडियो पूरा देख लो, समझ जाओगे तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ उसके बाद। एक बार वीडियो पूरा देखिए, ऑनलाइन भी स्टूडेंट पूरा वीडियो देखे जो भेजा गया है। ये चीजें डिजिटल बोर्ड में थी ना, बहुत मजा आ जाता है, मैं वहाँ पे आपको स्टॉप करके वीडियो प्रॉपर्ली समझा भी सकता था उस चीज को ना। देख लिया सबने, एक बार देख लो कि बता देना, ठीक है। हम्म, देख लिया ना। देख लिया। अब देख, अच्छा 2 मिनट है, 2 मिनट का तो वीडियो ही नहीं है। आपसे लेट होने स्टार्ट किया था, देख लिया। अब देखो दोबारा वीडियो देखते हैं, मैं समझाता हूँ हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। आपने चीजें अभी पूरा गौर से देखा नहीं होगा, आपने बस ट्रेन गई वहां से तो मजा आ गया होगा आपको। आ गया, बताओ जरा क्या हुआ इसमें। हाँ, पहले वाले कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई ये बताओ पहले, जब सिलेंड्रिकल थ्रेड यूज किया तो क्या प्रॉब्लम आई इसमें। हाँ, बाहर आ गया, और इसके अलावा। हम्म, दोबारा आओ फटाफट आओ, जीरो में आओ। आप उसको दोबारा में एक बार रहने दो उसको, आप ना फर्स्ट लगाओ, आपने देख लिया एक बार, कोई बात नहीं इसको। देखो 25 सेकंड में पॉज करना, 25 सेकंड में एक बार पॉज कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करो इनिशियल से, 25 में पॉज करा हुआ है ना। तो आप लोग जस्ट जिन्होंने देखा नहीं है अभी स्टार्ट में देखो, देखो सिविल निब्बा लिखा आ रहा है मेरे इसमें अभी, ठीक है। सिलेंड्रिकल थ्रेड यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है वो सिलेंड्रिकल थ्रेड, देखो आप देख पा रहे होंगे जो थ्रेड यूज किया गया है। एक बार साउंड किसका है कम करो, साउंड हटाओ। देखो सिलेंड्रिकल थ्रेड हमने यूज किया इनिशियल में, इसने यूज किया, मतलब मैंने यूज नहीं किया, इसने, ठीक है। सिलेंड्रिकल थ्रेड में जरा देखिएगा, अब इसमें मूवमेंट देखो जरा, मूवमेंट देखिएगा। 25 सेकंड में करना फ्रीज, कर दिया ना सबने। अब 25 सेकंड में जरा एक व्हील को देखो आप लोग, देखो 25 सेकंड में जो आपकी तरफ है ना, ये फोन पकड़ा है ना, मैंने पकड़ा है ना, मेरी तरफ से लेफ्ट वाला व्हील है। अगर आपने पकड़ा होगा तो आपके लिए भी लेफ्ट वाला ही है। लेफ्ट वाले व्हील को देखो जरा, अपने से लेफ्ट वाले व्हील को देखो, क्या वो रगड़ नहीं खा रहा वहां पे, वियरिंग नहीं हो रही उसके इसमें, हो रही नहीं हो रही। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो वियरिंग हो रही है 25 सेकंड में, हो रही नहीं हो रही। जो लेफ्ट वाला व्हील है सिलेंड्रिकल थ्रेड में पूरा रगड़ खा रहा है, अच्छे से देखो इनसाइड वाला, इनसाइड वाला, ठीक है। 25 सेकंड में, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब आगे बढ़े आप तो देखो जैसे ही बैंड आया तो ये हो गया डिरेल, हो गया नहीं हो गया, जाम हो गया ड्यूरिंग द कर्व बोल रहा है, पासिंग द कर्व इज इम्पॉसिबल बोल रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ द 30 सेकंड में बोल रहा है पासिंग द कर्व इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आगे देखो अब इसके बाद इसने क्या यूज किया, रुको, हाँ इसके बाद इसने यूज किया कोनिकल थ्रेड विथ फ्लेक्सिबल एक्सिल। फ्लेक्सिबल एक्सिल का मतलब है कि सिर्फ एक घूमेगा, एक घूमेगा, अगर आप घुमाओगे ना दोनों को, टायर को घुमाओगे, टायर अभी एक ही घूमेगा, एक्सिल दोनों के लिए आपने फ्लेक्सिबल कर रखा है। तो इस साइड का घुमाओगे तो अलग इंडिविजुअल घूमेगा, उस साइड का सिंगल घूमेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ एक साइड का फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो एक साइड का, वो एक साइड का घूम रहा, अगर वो दूसरे को घुमाएगा तो सिर्फ दूसरा ही घूमेगा, एक की वजह से दोनों नहीं घूमेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सेल। रिजिड एक्सेल होता तो क्या होता, एक को घुमाता लेकिन घूमते दोनों टायर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए जरा, हाँ दोनों साथ फिक्स नहीं है वो, ठीक है, इंडिविजुअल के साथ फिक्स है, वो इंडिविजुअल के साथ फिक्स है दोनों, हाँ एक के साथ एक टाइम पे एक के साथ फिक्स है। अब देखिए 41 सेकंड में क्या हुआ, जब इसने फ्लेक्सिबल एक्सिल का यूज किया तो यहाँ पे सेक्शन ऑफ द डबल कोन बोल रहा है, ठीक है।
देखिए इस केस में इनिशियल में ही देखो आप, इनिशियल में ही ये बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, 1 मिनट में पहुंचा हूं मैं, इंस्टेंट डिरेलमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, आपका व्हील जो कर गया वो इंस्टेंट डिरेलमेंट। अब देखिए कोनिकल ट्रेड भी रिजिड एक्सेल यूज किया इसने इसके बाद, ठीक है। अब जरा देखिए घुमाने का पैटर्न देखना, ये एक व्हील घुमाएगा लेकिन दोनों साथ में घूम रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड एक्सेल, ठीक है। 1 मिनट 13 सेकंड में हूं मैं अभी, ठीक है। अब देखिए अब घुमाएगा, देखना जरा, ये देखिए दोनों मूव कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, देखो 1 मिनट 20 सेकंड में। अब जरा देखिए इस केस में क्या प्रोवाइड हुआ, अब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए हो गया ना पास। तो ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, ये जो कोनिकल व्हील्स हमने प्रोवाइड करे हुए हैं, ये कोनिकल व्हील्स आपके ये सामने जो हमने लिखे ये कोनिकल व्हील्स, फिनोमेना यहाँ पे ये अकर किया कि जो डायमीटर आपका यूज हो रहा था वहां पे, वो मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर यूज नहीं हुआ। तो कोशिश ये हुई कि जो लेफ्ट वाला व्हील था, उस लेफ्ट वाले व्हील ने मैक्सिमम वाले को खींचा आगे की तरफ। इसका मतलब जो डायमीटर यूज होगा वो मैक्सिमम से कम, मैक्सिमम से कम, मिनिमम से ज्यादा डायमीटर यूज होगा इन एनी केस, चाहे वो बेंड में हो चाहे वो स्ट्रेट हो। हाँ बिल्कुल, एक्सेल्स आपके रिजिड होने चाहिए, फिक्स एक्सेल होनी चाहिए दोनों साइड, ठीक है। तो दैट इज द कोनिंग ऑफ द व्हील, दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कोनिंग ऑफ द व्हील। होपफुली ये चीज आपको अब अच्छे से दिमाग में क्लियर भी हुई होगी, ठीक है। लिखिए इसके बारे में पॉइंटर, फटाफट लिखिए पॉइंट, 4-5 भी हो गया, घर जाने में लेट हो रहा है तुम लोग। हाँ अभी लिखो, अभी लिखो फटाफट, टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। लिखिए इसमें, देखो व्हील्स ऑफ ट्रेन, क्वेश्चन इसमें लिखिएगा, व्हील्स ऑफ ट्रेन are coned at an angle, wheels of train are coned at an angle, coned at an angle of 1 in 20, of 1 in 20। ऑनलाइन समझ में आया, नीरज को समझ में आया ये चीज जो समझाई, of 1 in 20 as well as the, okay, as well as the rails are also, as well as the rails are also laid at an angle of, laid, laid at an angle of 1/20, 1 in 20 करना, 1 in 20। इसका मतलब है स्लीपर को 1 in 20, रेल को 1 in 20, उसके ऊपर व्हील जो प्रोवाइड करके उनको भी 1 in 20। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, तो इजी याद करना, यस ठीक है। अगला लिखिएगा पॉइंट इसमें, इट्स पर्पज इज दैट, इट्स पर्पज इज दैट, इट्स पर्पज इज दैट, अगला पॉइंट है, द ट्रेन व्हील, इट्स पर्पज इज दैट द ट्रेन व्हील कैन मूव, train wheel can move at the center of rail, at the center of rail, at the center of rail। इसका मतलब अगर ट्रेन के व्हील सेंटर ऑफ रेल में मूव करेंगे तो कभी भी डिरेलमेंट नहीं होगा, कभी भी डिरेलमेंट नहीं होगा, वही फिनोमिना हमारा अकर करता है ट्रैक्स में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इफ ड्यू टू एनी साइडवे इफेक्ट, if due to any sideway effect the wheels of the train, the wheels of the train will move sideways, the wheels of the train will move sideways, then the diameter of, then the diameter of outer wheel increases, then the diameter of outer wheel increases and other wheel decreases, other wheel decreases, other wheel decreases। अगले पॉइंट में लिखिएगा, hence, hence length traveled by, hence length traveled by both wheels will be, both wheels will be unequal, unequal, which results, which results in diverting back, which results in diverting back the wheel
डाइवर्टिंग बैक द व्हील टू इट्स सेंटर, डाइवर्टिंग बैक द व्हील टू इट्स सेंटर। ठीक है, समझ में आया ना जो चीज लिखाई? तो वही चीजें मैंने एक्सप्लेन भी करी है जो यहाँ पे आपको लिखाई। ठीक है, तो होपफुली कोनिंग ऑफ व्हील अब आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा आला टॉपिक है ये टॉपिक, कोनिंग ऑफ व्हील ना समझने में दिक्कतें आती है, लेकिन कोशिश करिए कि जिस हिसाब से आपको आना चाहिए समझा दिया मैथमेटिकली भी, साथ में आपका प्रैक्टिकली भी मैंने दिखा दिया कि कैसे ये चीजें आपकी काम करती हैं। ठीक है, तो अब कभी कोई पूछेगा आपसे कि ट्रेन स्टेबल कैसे है, किसी ने पूछ दिया नॉन इंजीनियर ने, यस कोनिंग ऑफ व्हील, वहाँ पे मुझे नहीं पता बोलोगे तो फिर इंजीनियर को ना फिर जूते मार के जाएगा वो। ठीक है, जो भी होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब कब? ट्यूसडे ना, ट्यूसडे को मिलते हैं। मंडे भी छुट्टी है ना, इलेक्शन, वोट नहीं दोगे? वोट देना है। अच्छा ठीक है फिर नीरज, मिलते हैं, थैंक यू।